टॉपिक अपना चल रहा था पाचन तंत्र, ठीक है। मैं मान के चलूं कि आपका पाचन ठीक ठाक है। हाँ, पाचन तंत्र को जल्दी से थोड़ा सा रिपीट करता हुआ मैं आगे बढ़ूंगा। पाचन तंत्र में वैसे तो कंप्लीट कर लिया था, लेकिन अपने बात कर रहे थे लीवर और अग्नाशय को दोबारा से देखेंगे। लेकिन उससे पहले पाचन तंत्र में कुछ नए विद्यार्थी भी हैं, उसके हिसाब से भी पाचन तंत्र में क्या क्या चीजें हैं उसको मैं थोड़ा सा जल्दी से रिपीट कर रहा हूं। सबसे पहले अपने देखा था मुख गुहा, इसे क्या बोला आप लोगों ने? ओरल कैविटी भी बोला, इंग्लिश में इसको ओरल कैविटी भी बोलते हैं। अब ये जो मुख गुहा है इसमें तीन चीज देखी। एक तो अपनों ने देखा यहां पर दांत। दांत क्या करते हैं? काटने का काम तो कुत्ता भी करता है, ठीक है। दांत जो है भोजन का यांत्रिक पाचन करते हैं, भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में काटने का काम करते हैं। काटने का काम यानी भोजन को छोटे भागों में डिवाइड करने का काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद में मैं बात करूं, यहां पर अपनों ने देखा लार और एक अपनों ने यहां पर देखा जीभ। दांत में अपने तीन बात जो महत्वपूर्ण है वो बता रहा हूं मैं जल्दी से आपको। कितने प्रकार के दांत की बात करें तो 4 प्रकार के दांत। कौन कौन से? इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ठीक है। दांत में एक बात और याद रखें, दांत स्थायी दांत की बात करें तो स्थायी दांत 12, अस्थायी की बात करें तो 20। अगर मैं ये कह दूं द्विबार दंती यानी कि 2 बार आने वाले दांत तो भी 20, ठीक है। उसके बाद में अपने बात कर रहे थे लार पे। लार जो है इसका फार्मूला आपको याद है ना, 2102, 21, 22, 21, 23, ठीक है, याद रखना वो, ठीक है। लार जो है इसमें अपने बात कर रहे थे कि लार ग्रंथि जो है वो 3 प्रकार की। कौन कौन सी? पैरोटिड, पैरोटिड ग्रंथि, सब मैंडिबुलर और सब लिंगुअल, ठीक है। ये नाम याद हो गए क्या आपको? फिर एक एक नाम और याद रख लेना। ये क्या है? ये क्या चीज है? थोड़ा सा देखिए, इसको भी बता देता हूं आपको। अगर ये नाम याद हो गए हों तो ये याद रख लेना। डक्ट का मतलब नलिका, कहने का मतलब पैरोटिड ग्रंथि जो है इसके माध्यम से लार का स्रावण मुंह में छोड़ती है। सब मैंडिबुलर जो है वो लार का स्रावण इसके माध्यम से मुंह में छोड़ती है, ठीक है। ये स्टेनसन डक्ट है, ये रिवंस डक्ट है और ये वार्टन डक्ट है, ठीक है। ये 3 प्रकार की लार ग्रंथियां हैं, वो अपने मुंह में पाई जा रही है, जो लार का स्रावण कर रही है। लार का स्रावण इनके द्वारा किया जा रहा है। एक तो ये याद रखना है लार, और लार में 2 चीजें याद रखना है, एक तो टाइलिन और दूसरा लाइसोजाइम, ठीक है। टाइलिन जो है वो किसका पाचन कर रहा है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन कर रहा है। लाइसोजाइम जो है वो जीवाणुओं का भक्षण कर रहा है। टाइलिन कार्बोहाइड्रेट का पाचन कर रहा है, इसलिए इसे बोल रहे हैं स्लाइवी अमाइलेज। स्लाइवी मतलब लार, ठीक है। दूसरा लाइपेज जो है ये जीवाणुओं का भक्षण कर रहा है, तो इसीलिए इसे बोलते हैं एंटी बैक्टीरियल एंजाइम, ठीक है, यानी कि प्रतिजीवाणुविक एंजाइम। ये थोड़ा सा याद रखिएगा यहां पर लार के संबंध में। लार का पीएच जो है वो भी थोड़ा सा याद रखिएगा, 6.8 के लगभग होता है, यानी कि हल्का अम्लीय प्रकृति का होता है। 6.35 से 6.85 के लगभग, तो 6.8 याद रखना इसको पीएच, ठीक है। ये लार है। उसके बाद में अपने पढ़ रहे थे जीभ। जीभ में आपको क्या याद रखना है? जीभ में आपको याद रखना है स्वाद को। स्वाद को मैं एक शब्दों में लिखना चाहूं तो सबसे पहले मीठा, फिर नमकीन, खट्टा, अब वो तो बड़ो याद हो रहता है, और कड़वा,
ठीक है, ये क्रम अनुसार अगर बात करें तो ये है। तो ये सबसे आगे वाला भाग ये है 1 नंबर, ये लिख रहा हूं 1, ये 2, उसके बाद में ये 3 और ये 4, यानी कि ये 1 2 3 और ये 4, यानी कि इन जगहों पे अपने को स्वाद का पता चल रहा है। जीभ जो है संवेदी अंग है, जिसको अपने बोलते हैं ज्ञानेंद्रियां, यानी कि अपने कोई ना कोई चीज़ का ज्ञान जो है वो जीभ से होता है। और जीभ से किस चीज़ का ज्ञान हो रहा है? स्वाद। ठीक है, चलिए, ये मुख गुहा थी, इसको थोड़ा सा याद रखना है। ओरल कैविटी भी बोलते हैं, मुख गुहा भी बोलते हैं इसको। अब इस मुख गुहा के बाद में दूसरी संरचना यहाँ पर आती है। इस मुख गुहा के बाद में दूसरी संरचना पे जा रहा हूँ मैं, क्या नाम है? फेरिंग्स। क्या बोलते हैं इसे? ग्रसनी बोलते हैं। अब इसमें 2 चीज़ें आपको याद रखनी हैं। क्या क्या याद रखना है? एक तो यूवला याद रखना है, दूसरा आपको याद रखना है एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस ये जो है ग्रसनी, इसमें कोई पाचन नहीं है। मैं लिख देता हूं, कोई पाचन नहीं। ठीक है, और ये ग्रसनी जो है ये भोजन और वायु दोनों चीज है यहां पर। कहने का मतलब भोजन भी है और श्वास भी है, दोनों चीज है यहां पर। ठीक है, उसके बाद में भोजन जो है यहां से जब अपने निगलते हैं तो ये ग्रसनी जो है वो 2 भागों में डिवाइड होती है। ग्रास नलिका पीछे वाला भाग जिसको अपने बोलते हैं ओसोफेगस या एसोफेगस, और आगे वाला भाग जिसे बोलते हैं अपने श्वास नली या ट्रेकिया या विंड पाइप। ठीक है, आगे वाली पाइप। अब यहाँ पर ये जो यूला संरचना है, ये ऊपर के नासिका छिद्र जो मुंह में खुल रहे हैं उसके ऊपर ढक्कन का काम कौन करता है? यूला करता है। नीचे यानी कि ट्रेकिया यानी कि ये विंड पाइप, आगे जो वाला भाग है श्वास नली जिसको बोल रहे हैं, उसके ऊपर भोजन को निगलते समय ढक्कन का काम कौन करता है? एपिग्लोटिस करता है। तो अब अपने ऐसे कोई भोजन निकलेंगे तो ये ढक्कन यहाँ लग जाता है, ऊपर वाला ऊपर लग जाता है, और भोजन जो है वो प्रवेश करता है कहाँ पर? इस फेरिंग से तीसरा भाग आता है, यानी कि मैं इसको इसे क्रम अनुसार ही लिख रहा हूँ। भोजन प्रवेश कर लेता है कहाँ पर? ओसोफेगस। इसे बोलते हैं हिंदी में ग्रास नलिका। ठीक है, असल में आहार नाल की लंबाई यहां से स्टार्ट होती। आहार नाल जो अपने पढ़ते हैं कि 7 से 9 मीटर होती है, या व्यक्ति के लंबाई के 5 से 6 गुना होती है। आहार नाल की लंबाई जो है वो यहां से स्टार्ट होती है। इससे पहले आहार नाल कंबाइंड है, जहां भोजन व वायु दोनों हैं, अकेला आहार नाल नहीं है। ठीक है, इस ओसोफेगस की लंबाई की अगर बात करें तो इसके बारे में ये कह रहा है कि लगभग इस ओसोफेगस की लंबाई जो है वो लगभग 10 से 12 इंच होती है। फिक्स पूछ ले तो 11 इंच के लगभग बता देना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, अब मैं इसकी बात करूं तो इसमें क्या है? कर्माकुंचन गति। ये याद रखना है आपको कि इस ओसोफेगस में किसी भी प्रकार का पाचन का कार्य नहीं हो रहा। हो क्या रहा है यहां पर? कर्माकुंचन गति, जिसे बोलते हैं ये पेरास्टोल्स। इंग्लिश में पेरास्टोल्सिस बोल दें या पेरास्टोल्स बोल दें, ये कर्माकुंचन है। कर्माकुंचन मैंने आपको बताया कि पाइप, ये जो पाइप है ओसोफेगस जो है, ये क्या है? भोजन को आगे से आगे पिचकाते हुए धकेलती। और मैंने आपको उदाहरण दिया कि अपने उल्टे लटक कर के भी भोजन ग्रहण करेंगे। अगर पाइप सीधा होता तो भोजन उल्टा होने के कारण बाहर आ जाता, लेकिन इसमें से भोजन बाहर क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि ये जो है यहाँ से पिचकेगा, भोजन को आगे धकेल देगा, और फिर यहाँ से पिचक जाएगा, भोजन को आगे धकेल देगा, यहाँ से पिचक जाएगा, आगे धकेल देगा। इस प्रकार से भोजन को आगे की ओर धकेलता है। ठीक है, बस ये चीज़ याद रखना है इसमें। उसके बाद में भोजन जो है 4 नंबर पे मैं लिख रहा हूँ इधर, ओसोफेगस से भोजन जो है वो प्रवेश करता है कहाँ पर? आमाशय में। आमाशय को अपने बोलते हैं स्टमक भी, पेट भी
जठर भी, ठीक है। एक और पाचन तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है? गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी कहलाता है, ठीक है। पाचन तंत्र का अध्ययन गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी कहलाता है। अब मैं बात कर रहा हूं आमाशय की। इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी ये है, आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग। महत्वपूर्ण जानकारी है। जो जो चीजें आज मैं इस बोर्ड पे लिख रहा हूं, वैसे तो कल जो लिखा वो सारा याद करना है, लेकिन आज जो लिख रहा हूं वो विशेष रूप से आपको याद रखना ही रखना है, ठीक है। हाँ, हो सकता है कल से ज्यादा लिखना हो जैसे, ठीक है। तो इधर देखो, आहार ना, देखो अंत नहीं है ज्ञान का, कितना भी प्राप्त करें। आमाशय की अगर मैं बात करूं तो इसमें आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग बोल रहा है, ये जे आकार का होता है, ठीक है ना, जे आकार का होता है। और भोजन जो है इसमें 3 लीटर भोजन की क्षमता है, ठीक है ना। भोजन की क्षमता अगर कैपेसिटी की अगर बात करें तो क्या है? 3 लीटर। 3 लीटर भोजन को संग्रहण करने की क्षमता, प्लस भोजन यहाँ पर 3 से 4 घंटे रहता है, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। आमाशय का आवरण जो है इसका नाम पेरिरोनियम, पेरिरोनियम आवरण जो है वो आमाशय के बाहर पाया जाता है। पेरिटोनियम जो देखेंगे वो अपने देखेंगे कहाँ पर? किडनी में। मैंने इस साथ में इसलिए बताया कंफ्यूज ना हो, ठीक है। उसके बाद में आमाशय की अगर बात करें, इसमें झिल्ली, अंदरी परत जो बात करूं, झिल्ली, उसे बोलते हैं श्लेष्मिक। श्लेष्मिक झिल्ली पाई जाती है। अब ये श्लेष्मिक झिल्ली क्या कर रही है? अपने पढ़ेंगे यहाँ पर HCl होता है। HCl खतरनाक तेजाब है। HCl से जलन पैदा होती है। उस भोजन में अपने जो भी बैक्टीरिया, जीवाणु, विषाणु, कीटाणु जो भी है उनको नष्ट करने का काम HCl का है। अब जो HCl जो है ना, अगर वो ये झिल्ली ना हो, श्लेष्मिक झिल्ली, तो आमाशय खुद जल जाए उससे, HCl से, ठीक है। और मैंने कहा कि ज़्यादा अम्लता के कारण उस झिल्ली पे, उस परत पे, अंदरूनी परत पे फाले हो जाते हैं, जिसे अल्सर बोला जाता है, ठीक है। अब ये जो इसके बाद में अगर बात करें तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, या अब भोजन जो आया है ना, भोजन अपने इस आमाशय में कहाँ से आ रहा है? कहाँ से आया भोजन? ओसोफेगस से आया। ओसोफेगस से भोजन जो है आमाशय में, मैं ओसोफेगस को सीधा लिख रहा हूं, ये भोजन जो है, एक यहां पर मैंने कहा था, याद है तो, कार्डियक स्फिंक्टर, कार्डियक स्फिंक्टर यानी कि दरवाजा से होता हुआ भोजन जो है किसके? आमाशय के किस भाग में? फंडस भाग में प्रवेश करता है। ये याद रखना है आप, क्रम बता रहा हूं मैं आप, ठीक है ना। ये जो मैंने आपको बताया था कि ये आमाशय जो है वो अपने जे-नुमा संरचना है ऐसे, और इसमें अपने बात की थी कि यहाँ पर एक वाल्व लगा हुआ था, कल की पीपीटी में मैंने आपको बताया था। इसे बोल रहा है ये कार्डियक स्फिंक्टर, ठीक है। इसे बोल रहा है, इस दरवाजे को बोल रहा है। और इसके बाद में ये जो भाग था, इसकी बात की थी अपने फंडस, ठीक है, ये लो। और ये जो भाग था इसको अपने बोल रहे थे इधर, इधर इसका ये भाग जो था कार्डिया, ठीक है। और मेन जो भाग था, ये जो बीच में भाग बच गया, इसे बोल रहे थे अपने बॉडी, सबसे बड़ा भाग है। और ये जो भाग था इसे बोल रहे थे अपने पाइलोरस, ठीक है। कि गुरुजी छोड़न के ला रहे हो, सारो ही तो बताने ला रहे हो का लड़ो याद रखना है ये सारी चीजें। अब यहाँ भोजन जो है इसमें क्या क्या चीजें हैं, इसमें अंदरूनी झिल्ली की मैंने बात कर ली। क्या है अंदरूनी झिल्ली? अभी बताया था,
श्लेष्मिक झिल्ली, ठीक है। बाहरी आवरण क्या था? ये दिखता नहीं है कलर, ये कलर दिखता नहीं, कोई और देख, ठीक है। उसके बाद में मैं आपको बता रहा हूं कि यहां पर कांटेनुमा संरचना भी होती है। अब इनको क्या बोलता है? ये रोजी रोटी को सवाल है, रोजी, ठीक है। उसके बाद में अपने बात कर रहे हैं कि यहां पर है क्या क्या चीज़ अमाशय में? HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये, ठीक है। इसका pH मान अगर मैं बात करूं तो 2 है, यानी कि उच्च अम्लीय है ये। अब एक चीज़ और, मैं एक दिन आगे भी बात कर रहा था, आजकल जो पानी वाला जो चल रहा है ना सिस्टम, एल्कलाइन वाटर पियो, ठीक है ना, वो एक दिन आगे मैंने शायद क्लास में चर्चा की थी। बहुत सारे पैसे लगते हैं आजकल, लगभग 3 लाख लगभग एक RO है। मैं नाम कौन लूँगा कि कंपनी को, जैसे ये मार्केटिंग सिस्टम होता है ना, एक के नीचे 3 जोड़ो, मार्केटिंग वाला चेन होता है, ठीक वैसे ही वो बिजनेस है। एक पानी का RO लो, वो पानी का RO जो है वो लगभग 3 लाख के लगभग है, ठीक है। 280 से 3 के बीच में देते हैं अपने अपने कमीशन के हिसाब से। उसके बाद में फिर आगे नीचे जोड़ोगे तो फिर उसका कोई थोड़ा सा कमीशन मिलेगा। वो बेचते किसके लिए है? क्या डर दिखाते हैं कि अपने जो अम्लता है, अगर मैंने एक दिन आगे चर्चा की थी कि ये एसिडिक यानी कि अम्लता अगर आगे चली जाए, छोटी आंत में चली जाए, अपने देखेंगे छोटी आंत में पाचक रस, पित्त रस और ये जो भी आएंगे वो क्षारीय प्रकृति के आएंगे, वो भोजन को वापस क्षारीय कर देंगे। अगर ये अम्लता एसिडिक आगे चला जाए तो वो खून में मिल जाएगा, और वो खून में मिल जाएगा ना तो वो क्या बनाएगा? कोलेस्ट्रॉल को प्रभावित करेगा, यानी कि हार्ट अटैक का निर्माण होगा, यानी कि हार्ट अटैक की संभावनाएं बढ़ेगी। तो उस चीज़ का डर दिखा करके अपने को बेचा जाता है कि एल्कलाइन वाटर पियो, यानी कि क्षारीय पानी पियो। तो वो क्षारीय पानी अपने देखिए, कोई भी चीज़ खा लें, क्षारीय पानी खा लें भले ही, क्षारीय पानी पी लें भले ही, ये क्या है? HCl इसका मान। जो कुछ भी खाया, सीधी सी बात है, आमाशय में HCl उसको कर क्या देगा? अम्लीय कर देगा। उल्टी का उल्टा अपने क्या कर रहे हैं? HCl का ज़्यादा स्त्रावण करने के लिए इस पे वर्कलोड बढ़ा रहे हैं। इसको तो HCl का स्त्रावण करके एसिड बनाना ही बनाना है, भोजन को एसिडिक करना ही करना है। अगर अपने क्षारीय प्रकृति का ज़्यादा ग्रहण कर रहे हैं तो इसको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज़्यादा HCl करना पड़ेगा। उल्टी का तो लोड बढ़ा रहे हैं अपने, ठीक है। लेकिन है आजकल कमाई है, जो भी है, फ़र्क तो पड़ता है भाई। अब मैं कहीं मसूरी कौन करूँ, लेकिन बताऊँ, ठीक है। तो ये HCl है, बात करेंगे आगे, जो भी है बाद में करेंगे, आज इतना ही ज्ञान ठीक है। HCl जो है ये क्या करता है? भोजन में जीवाणु विषाणु जो है, कीटाणु जो है, उनको नष्ट करने का काम कर रहा है, प्लस छोटा छोटा तोड़ता है वसा को भी, ठीक है। यानी कि ये, उसके बाद में यहाँ पर अपना पढ़ा पेप्सिन, यहाँ पर अपनों ने पढ़ा रेनिन, ये नाम पढ़े यहाँ पर अपनों ने, ठीक है। पेप्सिन जो है ये क्या कर रहा है? प्रोटीन के पाचन को प्रेरित कर रहा है, प्रोटीन को पेप्टाइड में बदल रहा है। उसके बाद में रेनिन की बात करें तो कैसिन को पैरा कैसिनेट में बदल रहा है। ग्लूटिनेज का बात करें तो ये कह रहा है कि लस-लसे पदार्थों का जल अपघटन कर रहा है। लाइपेज की अगर बात करें तो ये कह रहा है कि वसा का पाचन प्रेरित कर रहा है। तो ये अपने आमाशय में याद रखना है अपने को, आमाशय की ये स्थितियाँ हैं। तो ये कार्य जो है वो आमाशय करता है। आमाशय के बाद में भोजन पहुँचता है, आमाशय के बाद में कहाँ पर? आमाशय के बाद में मैं टिक लगा रहा हूँ, भोजन पहुँचता है छोटी आंत में, ठीक है। इसके अलावा आमाशय में जठर ग्रंथि भी होती है, स्टमक ग्लैंड। जठर, जठर का मतलब पेट या स्टमक, एक ही बात है। स्टमक ग्लैंड बोल दें इंग्लिश में, ये हिंदी में बोलते हैं जठर ग्रंथि। इनके आपसे पूछ लेना इनका स्त्रावण किसके द्वारा हो रहा है, तो किसके द्वारा हो रहा है? जठर ग्रंथि के द्वारा हो रहा है, ठीक है। उसके बाद में छोटी आंत, छोटी आंत की लंबाई की अगर बात करें तो 6.5 मीटर बता देना, 6 से 7 मीटर लिखा होगा, 6.5 मीटर फिक्स पूछे तो 6.5 मीटर बता देना, ठीक है। वो ये हाइट के अकॉर्डिंग भी होता है। कोई अगर सिलेंडर ही है
समझ गया आप बात रहे? तो उसके हिसाब से वो 6 से 7 बनाया हुआ है, 6 से 7 मीटर है इसकी लंबाई, ठीक है, अप्रोक्सीमेट होती है ये बातें। उसके बाद है छोटी आंत के 3 भाग है। पहला भाग दूसरा भाग जेजेनम जेजुनम, एक ही बात है रे, मेरे पर को लिखने वाला मात्रा इन्हें बिने लगा दे, ठीक है। और तीसरा भाग है इलियम, इसकी लंबाई देखो इतना पूछा कोई को नहीं, पूछा कोई को नहीं, लेकिन याद अगर ये चीजें कर ली तो ये याद करना है भाई। ये वो 10 सवाल हैं जो किसी को नहीं आते, ये वो बातें होती हैं। अपने को तो मेरिट चाहिए, तो फिर ये मतलब ये चीजें याद हो गई तो इस पे आ जाओ, बेल्ला कौन रेणो, ठीक है ना। हाँ, अब मैं ये कह रहा हूं कि इस भाग में भोजन आता है आमाशय से। आमाशय से भोजन जो है वो प्रवेश करता है छोटी आंत के किस भाग पर? डेड्यूनम भाग पर। अब ये आमाशय का अंतिम भाग क्या था? अंतिम भाग पाइलोरस। इससे भोजन छोटी आंत के प्रथम भाग किस भाग में? डेड्यूनम भाग में प्रवेश करता है। और इनके बीच में यहाँ पर एक वाल्व लगा होता है, उसे बोलते हैं, ये मैं ये लिख दूं, पाइलोरस और इस छोटी आंत के डेड्यूनम के बीच में यहाँ पर एक वाल्व है, उसे बोलते हैं पाइलोरिक वाल्व। ठीक है, पाइलोरिक वाल्व। कोई दिक्कत? मुख में भोजन जो है बॉल्स कहलाता है, याद रखिएगा। ठीक है, अब बात कर रहे हैं यहां पर। अब ये जो भोजन है यहां पर, ये क्या कहलाता है? काइम। ठीक है, छोटी आंत तक काइम है, छोटी आंत से बड़ी आंत में जब जाएगा तो ये काइल है। ठीक है, चलिए अब मैं ये कह रहा हूं कि ये जो छोटी आंत का ये भाग जो है, इसी भाग में सबसे ज्यादा क्रियाएं होगी। ये छोटी आंत का जो डेड्यूनम भाग है, इसमें आमाशय से तो भोजन आ रहा है, कहां से? पाइलोरस वाल्व से होता हुआ आमाशय में, आमाशय से भोजन प्रवेश कर रहा है छोटी आंत में। प्लस अपने पढ़ेंगे कि लीवर के द्वारा निर्मित, पित्ताशय के द्वारा भंडारित पित्त रस जो है वो भी प्रवेश करेगा यहां पर छोटी आंत। एक चीज अपने पढ़ेंगे, पेनक्रियाज यानी अग्नाशय द्वारा स्त्रावित पाचक रस, वो भी प्रवेश करेगा यहां पर डेड्यूनम भाग। प्लस अपने बात करेंगे कि इस छोटी आंत में ग्रंथियां हैं, कौन सी? ब्रूनर्स ग्रंथि, जो स्त्रावित करेगी क्या? आंतरी रस का, यानी कि इंटेस्टाइन जूस का। एक यहां पर संरचना है लीवर कुहन की दरारें, वो भी आंतरी रस का स्त्रावण करती है। एक यहां पर झाड़ूनुमा संरचना होती है, या छोटी छोटी उंगली के उभारनुमा संरचना होती है, जिसे हिंदी में बोलते हैं अपने रसांकुर, इंग्लिश में बोलते हैं विली। वो अवशोषण का काम करते हैं। अभी बात करते हैं है क्या चीज, देख लीजिए। ये जो छोटी आंत का ये भाग जो है, आमाशय से भोजन, मैं लिख रहा हूं इसमें क्या क्या चीजें हैं। आमाशय से तो आ रहा है भोजन इसमें, छोटी आंत के इस भाग में, प्लस पेनक्रियाज से पाचक रस, प्लस कहां से? पित्ताशय से। कौन सा रस? पित्तक रस बोल दें या पित्त रस बोल दें, एक ही बात। ये आता है, इसी भाग में आता है। अब प्लस इस छोटी आंत में स्त्रावण होता है आंतरी रस का। मैं इधर अलग से लिख रहा हूं, इसको इधर लिख देता हूं। छोटी आंत जो है, इसमें आंतरी रस, जिसे इंटेस्टाइन जूस बोल रहे हैं, इसका स्त्रावण जो है वो कौन कर रहा होता है? ब्रूनर्स ग्रंथि। ब्रूनर्स ग्रंथि है ये, ठीक है, ग्रंथि थे ओ थे भाई। उसके बाद में एक चीज और है, ये इसी आंतरी रस का स्त्रावण में लीवर कुहन की दरारें। अब है क्या चीज बताएंगे अभी।
एक चीज और याद रखना है, आंत में संरचना है विल्ली, या इसको बोलते हैं रसांकुर। अब देखिए थोड़ा सा छोटी आंत की संरचना में ये बात कर रहा था मैं कल। छोटी आंत की संरचना जो है कुछ इस प्रकार से होती है। छोटी आंत की लंबाई जो है वो बड़ी आंत से क्या होती है, ज़्यादा होती है, लेकिन इसका व्यास जो है वो क्या होता है, कम होता है। इसीलिए छोटी आंत को छोटी आंत बोला जा रहा है। बड़ी आंत का व्यास ज़्यादा है लेकिन लंबाई छोटी आंत से बड़ी आंत की क्या होती है, कम होती है। ठीक है, तो ये पतली संरचना है। इस पतली संरचना में ये जो संरचना टेढ़ा मेढ़ा जो भाग दिख रहा है, इनके ऊपर जो संरचना पाई जा रही है इसको बोलते हैं लीवर कुहन की दरारें। ये अंदरूनी भाग जो है यहाँ पर तो दरारें होती है, और ऊपर वाला भाग जो है यहाँ पर ब्रूनस ग्रंथि पाई जाती है, जिससे कि आंतरिक रस का स्रावण होता है। प्लस इस छोटी आंत में यहाँ पर इसकी सतह पे छोटे 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 छोटे, जैसे झाडून उलटा पासून देखा नहीं आप बांसवाड़ी भारी बांधेड़ वजिले पासूं, ठीक है, छोटे छोटे उंगली नुमा उभार आकृति होती है, जैसे ये मैं बना रहा हूं इधर से। ठीक है, इसको बोलता है ये रसांकुर या विल्ली। जब भोजन यहां पर क्या है, पेस्ट के रूप में बन जाता है, राबड़ी बना दिया भोजन की, लिक्विड की फॉर्म में होता है। तो लिक्विड की फॉर्म में जो भोजन होता है ना, उसके अंदर से अवशोषण करना वो काम है इन रसांकुर का। ठीक है, अब लिक्विड की फॉर्म में जो कन्वर्ट किया जा रहा है उसमें कौन भूमिका निभा रहा है, आंतरिक रस इस पे काम कर रहा है। प्लस यहाँ से पैनक्रियाज से जो पाचक रस आया वो इस भोजन पे काम कर रहा है। पित्ताशय से पित्त रस जो आया, अब पित्त रस जो है वो वसा का पाइसीकरण करता है, वसा को छोटे भागों में तोड़ता है, जिस पर कि इस पे एंजाइम अच्छे से काम कर सके। पैनक्रियाज से जो पाचक रस आया, इसमें मुख्य बात बोलते हैं कि इसमें ट्रिप्सिन होता है। ट्रिप्सिन जो किसका पाचन कर रहा होता है, प्रोटीन का पाचन कर रहा होता है। ये चीजें याद रखनी है आपको। ठीक है, पाचक रस जो है इसमें ट्रिप्सिन याद रखना आपको। ठीक है, तो ये चीज होती है, ये भोजन के अंदर मिक्स होकर के, यानी भोजन में से छोटे छोटे भागों में, यानी कि जो अपनों ने कार्बोहाइड्रेट खाया उसको बदल देगा किसमें, ग्लूकोज। जो अपनों ने वसा खाई उसको बदल देगा किसमें, वशीय अम्ल में। और जो अपनों ने प्रोटीन खाया उसको बदल देगा अमीनो अम्ल में। अब ये जो फॉर्म चेंज हो गई भोजन की, अब ये रसायन यानी कि लिक्विड बन गया। अब ये रसायन जो है इस लिक्विड को क्या कर लेगा, ये रसांकुर जो है वो अवशोषित कर लेगा। इसीलिए बोला जाता है कि छोटी आंत में सर्वाधिक पाचन, सबसे ज्यादा पाचन और संपूर्ण पाचन की क्रिया छोटी आंत में पूरी हो जाती है। यानी कि कार्बोहाइड्रेट का भी पाचन हो जाता है, वसा का भी पाचन हो जाता है, प्रोटीन का भी पाचन हो जाता है। ठीक है, और इससे पहले जो आमाशय अपने पढ़ रहे थे, इस आमाशय में क्या क्या चीजें हैं, इसमें अपने पढ़ रहे थे कि एल्कोहल जो है, शराब लिख देता हूं, पानी, इनका यानी जल, इनका अवशोषण किया जाता है इसमें। तो इसलिए मैंने एक बात भी याद रखने के लिए आपको बताई थी भी 3 से 4 घंटे तक उल्टी आ गई तो आ गई। क्यों? क्योंकि अपने इसमें पढ़ रहे थे भी भोजन जो है यहाँ पर कितनी देर ठहरता है, 3 से 4 घंटे। 4 घंटों के बाद में आमाशय से भोजन किसमें प्रवेश कर देगा, छोटी आंत में। देखिएगा दरवाजा जो है वो दोनों तरफ खुलता है, लेकिन वाल्व जो है वो एक तरफ ही खुलते हैं। अब भोजन जब छोटी आंत में प्रवेश करेगा तो एक दरवाजा, यहाँ पर वाल्व है क्या, यहां से वापस नहीं आएगा। एक खतर आराम मूल्यो 3-4 घंटा ताई गेप गए हिसाब मूल्यो, कहना मतलब धक्को कौन करना, जल्दी जल्दी कौन करनी, समझ रहे हो बात को, उल्टी आ जाएगी। ठीक है, हाँ। तो अब इधर मैं बात कर रहा हूं कि ये सारी चीजें छोटी आंत के इस भाग में आ गई। इससे अब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, छोटी आंत का पहला भाग जेजुनम, मध्य भाग जेजुनम, अंतिम भाग। ठीक है, छोटी आंत के किस भाग में भोजन प्रवेश कर रहा है, छोटी आंत के किस भाग में सर्वाधिक अवशोषण होता है, तो छोटी आंत के सबसे इस भाग में, मध्य भाग में, किसके भाग में, जेजुनम में सर्वाधिक अवशोषण। ठीक है, सर्वाधिक अवशोषण होता है। देखिए ये पतली संरचना है, इसमें से जब भोजन निकलेगा ना तो इसको दीवारों की सहायता से ये जो रसांकुर जो है वो अवशोषित कर लेंगे, बाकी कचरा जो है वो बाहर फेंकते रहेंगे, यानी कि बड़ी आंत की ओर धकेल देंगे। ठीक है, ये चीज, ये इलियम। अब इलियम जो भाग है इससे जुड़ा होता है, इलियम से जुड़ी होती है क्या, बड़ी आंत। बड़ी आंत
ठीक है, इलियम से लगी होती है बड़ी आंत। बड़ी आंत को भी अपने पढ़ रहे थे, अभी बता देता हूं। बड़ी आंत जो है इसको देख लीजिए, बड़ी आंत में भोजन, टाइम कहां चल रहा है अभी? 35, ठीक, मैं थोड़ा सा टाइम देख लूं, आज वो टॉपिक खटी रही जी। बड़ी आंत की अगर बात करें तो इसके भी 3 भाग होते हैं। पहला भाग है सिक्कम, दूसरा भाग है कोलन या कलोन, ठीक है, तीसरा भाग है रेक्टस। ये बड़ी आंत के 3 भाग होते हैं। अब देखिएगा छोटी आंत के किस भाग से, अंतिम भाग क्या था? इलियम। छोटी आंत के अंतिम भाग इलियम से भोजन जो है बड़ी आंत के पहले भाग किसमें, सिक्कम में प्रवेश करता है। और इन दोनों के मध्य एक वाल्व पाया जाता है, यहां लिख रहा हूं मैं इलियम। यहां से भोजन प्रवेश कर रहा है सिक्कम में, और यहां पर एक वाल्व पाया जाता है जिसे इलियोसिकल वाल्व कहते हैं। यानी कि छोटी आंत के इलियम से भोजन जो है वो इलियोसिकल वाल्व से होता हुआ प्रवेश करता है बड़ी आंत के सिक्कम भाग में, और इस सिक्कम भाग के साथ ही अपेंडिक्स लगा हुआ है, ठीक है, इसको अपने बोलते हैं अवशेषीय अंग। तो आपसे पूछ ले अपेंडिक्स कहाँ है। उसके बाद एक कोलन जो है, इस भाग में देखिएगा बड़ी आंत में वैसे तो कोई पाचन की क्रिया नहीं होती, थोड़ा बहुत खनिज लवण और जल जो गलती से छोटी आंत से रह गया है उसका अवशोषण यहाँ पर होता है। तो वो भाग, कोलन वाला भाग जो है वो क्या करता है, छोटी आंत में, सॉरी, बड़ी आंत में जल का अवशोषण और खनिज लवण को अवशोषित करता है। तो इस कोलन भाग में गड़बड़ी आने के कारण लूज मोशन वाली बात मैंने आपको बताई। इस कोलन भाग को भी मैंने आपको बताया कि ये 4 भागों में डिवाइड कर देते हैं, असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन और सिग्नोइड कोलन, ठीक है, ये 4 भाग होते हैं। याद रखें तो रखें, नहीं तो ये जरूरी है, ये जो लिखा है ये जरूरी है, ये जरूर रखें, ठीक है। ये उसके बाद है भोजन जो है रेक्टस, यानी कि अंतिम बड़ी आंत के अंतिम भाग गुदा मार्ग से मल के रूप में त्याग कर देते हैं इसको। हाँ जी, देखिएगा स्टार्च का पाचन डायरेक्ट अपने वही बात कर रहे हैं कि स्टार्च जो है उसको पचने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। पहले समय में अपेंडिक्स इसके पाचन को प्रेरित करता था, इसीलिए बड़ी आंत के हिसाब से इसके साथ ये लगा हुआ है। लेकिन अभी स्टार्च को अपने डायरेक्ट नहीं ग्रहण करते हैं, उबाल के ग्रहण करते हैं। अब अपने बात कर रहे थे कि पादपों की छाल या पादपों में संचित भोजन जो होता है वो स्टार्च होता है, यही पढ़ा। स्टार्च जो है उसको अपनी सब्जी बनाते हैं तो उबाल के ग्रहण करते हैं, यानी कि उबालने से क्या आधे से ज़्यादा काम तो वहीं हो जाता है। स्टार्च के पाचन में काम करता था अपेंडिक्स, ये आपकी बात सही है, ठीक है। लेकिन वर्तमान में अपने स्टार्च को यानी कि सीधी यूज नहीं करते हैं, या तो सब्जियां बना के उबाल के काम में लेवा। मेरे कहने का मतलब ये जो अपेंडिक्स जो है वो वर्तमान में, जैसे अपने जब आदि मानव थे तो उस समय के हिसाब से बोलते हैं कि अपने क्या घास फूस भी खाते थे प्लस कच्चा मांस भी खाते थे, तो उस समय पाचन में भूमिका निभाता था। वर्तमान में ये भूमिका नहीं निभा रहा है। छोटी आंत में कोई बड़ी आंत में कोई पाचन नहीं होता है। बड़ी आंत में सिर्फ 2 ही चीज़ें देखने को मिलेगी, या तो जल जो है वो ज़्यादा मात्रा में अगर आ गया है वहाँ से, या जो खनिज लवण जो हैं वो अगर छोटी आंत से चूक हो गई यानी कि सारे अवशोषित नहीं हुए तो उनका अवशोषण जो है वो यहाँ पर होगा, ठीक है। ये लो बड़ी आंत, उसके बाद में वो मल के रूप में त्याग हो गया। ये आपका पाचन तंत्र ये अपनों ने पढ़ लिया था। यहाँ तक कोई दिक्कत? आज अपने पढ़ना बाकी रह गया था, कल पढ़ तो इसको भी लिया था लेकिन आज इसको मैं दोबारा से बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये है अपने लीवर। अब मैं बात कर रहा था कि जो लीवर है उससे ये देखिएगा, ये जो संरचना है इसको बोल रहे हैं गोल ब्लैडर, जिसको अपने बोल रहे हैं पित्ताशय। पित्त रस का निर्माण जो है वो लीवर ही करता है, लेकिन लीवर से वो आकर के भंडारित हो जाता है गोल ब्लैडर में, और गोल ब्लैडर से वो जाता है छोटी आंत में। 2 प्रश्न अलग अलग बनते हैं। पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है, अगर ऐसा पूछे तो आपको बताना है लीवर। और छोटी आंत में पित्त रस का स्त्रावण कहाँ से होता है तो ये पूछे तो बताना है आपको पित्ताशय से, यानी गोल ब्लैडर से। दोनों में अलग अलग अंतर है। ये छोटी आंत में कहाँ से आया? लीवर से नहीं आया, ये कहाँ से आया? पित्ताशय से आया है, ठीक है।
अब बात करते हैं अपने लीवर पे। और यही लगा कि लीवर, ठीक, चलो समझ जाओ बस, ठीक। लीवर बोल दें, यकृत बोल दें, जिगर को छल्लो बोल दो और कलेजा बोल दें, एक ही बात है, ठीक है। लीवर जो है इसका अध्ययन क्या कहलाता है? हिपेटोलॉजी या हेप्टोलॉजी भी मेरे पर को मात्रा लगा दिया रे, एक ही बात है ये, ठीक है। अरे हेपेटोलॉजी एक ही बात है, ये इसका अध्ययन है। उसके बाद में इसके वजन की अगर बात करें, ठीक है, वो 1200 से 1800 ग्राम लिखा हुआ है, फिक्स पूछ ले तो आपको बता देना है 1500 ग्राम, ये इसका वजन है। उसके बाद में इसका आवरण की अगर मैं बात करूं, देखूं कैप्सूल लिखूं कि हाँ मेरे बाप याद भी तो है, बस वही है, दूसरा लिखा होगा थे, ठीक है, वही है बस। और इसमें लोब्स की संख्या यानी खंड, लोब्स 2 और जोड़ता कौन है? कैल्सिफॉर्म लिगामेंट है। क्या चीज थोड़ा सा देख लो। रंग की बात करें तो गहरे लाल रंग का होता है, वैसे भूरा भूरा सा नजर आवा है, ठीक है। लीवर के रंग की बात करें तो गहरे लाल रंग का होता है, ये आपको थोड़ा सा डार्क ब्राउन सा नजर आ रहा होगा, गहरे लाल रंग का, ठीक है। गहरा लाल रंग या मान लो लाख, ठीक है। आपको बताना है ये मैं आपको ये जो शब्द बता रहा हूँ ये प्रश्न यही आएंगे और शब्द यही यूज करना है। मैरून लिख लो आ जाए, रानी कलर लिख लो, फलाना आ जाए, तो वह खून करना है गहरे लाल रंग, क्योंकि एनसीईआरटी के हिसाब से ये रंग यही दे रखा है, ठीक है। तो इसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। तो ये जो लीवर जो है ये अपने शरीर में कहाँ होता है? दाईं ओर होता है। पहले तो ये देख लीजिए शरीर में कहाँ होता है? दाईं ओर होता है, ठीक है। भी अपने मध्य से अगर इसको डिवाइड करें तो ये दाईं ओर पाया जाता है, ठीक। तो दाईं ओर है लीवर, पहली बात। दूसरी बात, ये जो लीवर है इसके बाहर का आवरण जो है इसे बोल रहा है ये गिल्स कैप्सूल, ठीक है। एक बात ये कहता है कि ये जो लीवर होता है ना ये 2 भागों में, ऐसे इसमें नजर नहीं आ रहा, अगर आप लीवर का अगर चित्र देखेंगे और तो इसमें ऐसे 2 भाग आपको नजर आते हैं। इसको बोलता है कि ये 2 लोब्स में है, 2 खंड में, और इन दोनों के बीच में ये जो पाया जा रहा है ये लिगामेंट जिसको बोल रहा है ये कैल्सिफॉर्म लिगामेंट, जिसके मध्य किनके मध्य? दोनों लोब्स के मध्य रहता है, जोड़ने का काम करता है। जैसे अपने पढ़ रहे थे कि हृदय में सेप्टम है, दोनों भागों को दाएं और बाएं भाग में डिवाइड करने के लिए सेप्टम, ठीक है, उसकी बात कर रहा है। अब बात करते हैं कि लीवर में कोशिका कौन सी होती है। कोशिका की अगर मैं बात करूं तो 2 प्रकार की कोशिका है यहां पर। एक तो है हिपेटिक और एक है कुफर, ठीक है। ये मुख्य है, यानी कि लीवर का मेन मुख्य कार्य जो है वो इसी के द्वारा संचालित ही होता है। लीवर के कार्य की अगर बात करेंगे तो बहुत सारे कार्य हैं। लीवर जो है इसको रसायनशाला, प्रयोगशाला भी बोला जाता है, जिद्दी ऑर्गन भी बोला जाता है। अभी बात करेंगे इस पे। कुफर कोशिका की ये जीवाणु के बारे में बोल रहा है, या इसको बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है, उसका नष्ट करने का काम करता है ये जो हिपेटिक सेल है इसी के कारण, इसी कोशिका, मेन कोशिका, मुख्य कोशिका है इसकी, इसी के कारण इसका अध्ययन जो है वो क्या कहलाता है? हिपेटोलॉजी कहलाता है, ठीक है। अब लीवर जो है इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये स्त्रावण करता है किस किस का? कार्य के अंदर देखेंगे ना आपने जब, तो अपने देखेंगे एक तो ये कर रहा है पित्रस, काल भी लिखो रहा है पित्रस। पित्रस के बारे में अगर बात करें तो ये 500 ग्राम से लेकर के 1.5 किलो तक, लगभग 1 लीटर के लगभग मान के चलें आप इसको, रोजाना पित्रस का स्त्रावण करता है। रोजाना का मतलब 24 घंटे में, ठीक है। ये भंडारित कहाँ रहेगा? पित्ताशय में रहेगा, इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप। अब इसके अलावा क्या क्या काम करता है? 2 चीजें ये जरूर याद रखिएगा, पित्रस वाला याद रखिएगा
यूरिया वाला, यूरिया का निर्माण जो है वो भी कौन करता है? लीवर करता है। अपने जो अमोनिया होती है उसको बदल रहा है ये यूरिया में, ठीक है। यूरिया का निर्माण लीवर के द्वारा होता है, लेकिन यूरिया का उत्सर्जन किडनी के द्वारा होता है। निर्माण किसके द्वारा? दोनों बातें मैं आपको बता रहा हूं। पित्रस के बारे में भी अलग अलग प्रश्न पूछेंगे, भी किसके द्वारा बनता है तो लीवर के द्वारा, किसके द्वारा स्त्रावित होता है यानी कि छोटी आंत में किसके द्वारा आता है तो पित्ताशय द्वारा। ठीक वैसे यूरिया किसके द्वारा बनता है तो लीवर के द्वारा, निष्कासित किसके द्वारा होता है तो किडनी के द्वारा, मूत्र की फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद में अगर बात करें तो और क्या क्या कार्य करता है, ये ग्लाइकोजन का संग्रह करता है। ग्लाइकोजन का संग्रह इसको थोड़ा सा देख लीजिए, वसा का भी संग्रह करता है। अपनों ने जो भोजन खाया उसको अंतिम भाग में कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट करता है किसके अंदर? ग्लूकोज में। और ये मैं आपको लिख भी देता हूं, इधर जगह पड़ी होगी कहीं, हाँ ठीक। कार्बोहाइड्रेट जो है इसका पाचन करने वाला आपने पढ़ा था कौन सा एंजाइम? अमाइलेज। यानी कि पाचन तंत्र में वे एंजाइम जो कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदलते हैं उन सभी को क्या कहेगा? ये अमाइलेज बोलेगा ये, ठीक है। और वसा जो है उसको छोटे भागों में, यानी कि वसा का पाचन किया जाता है वशीय अम्ल में। वसा को जो जो एंजाइम वशीय अम्ल में बदलेगा उसे क्या कहेगा? ये लाइपेज कहेगा। और प्रोटीन की अगर मैं बात करूं तो प्रोटीएस। एक चीज और ध्यान रखिए, एक एक करता बोली होगी। प्रोटीएस ये कम पूछा जाएगा, ये कम पूछा जाता है, ये दोनों ज्यादा पूछे जाते हैं। कारण है इसके पीछे, ये सेम से नाम है, याद रह जाता है। एग्जामिनर इतो भी पागल कोनी भी था, सेम पूछे वो भी, प्रोटीन से प्रोटीएस सेम सा है, तो ये ज्यादा संभावनाएं होती है, ये प्रश्न ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। सेम चीज तो याद रह जाएगी स्टूडेंट के। अब मैं बात कर रहा हूं ये कहानी क्या है, थोड़ा सा देखिएगा। मैं ये कह रहा था कि ग्लूकोज को कार्बोहाइड्रेट को अपने ग्लूकोज में कन्वर्ट कर लिया। एटीपी अपने पढ़ रहे थे ना, एडिनोसाइन डाई फास्फेट। ये फास्फेट भी क्या है? ग्लूकोज ही, ठीक है। अब अपने बात कर रहा हूं, मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूं कि ये जो ग्लूकोज जो है, जितनी अपने को ऊर्जा चाहिए होती है, जितनी मात्रा में इसकी आवश्यकता होती है उतना तो इसका उपयोग कर लिया जाता है। अतिरिक्त मात्रा में लिया गया ग्लूकोज जो है उसको भंडारित किया जाता है ग्लाइकोजन के रूप में। तो इसीलिए ये लिखा हुआ है ग्लाइकोजन का संग्रह करता है ये। और ग्लाइकोजन का संग्रह दो जगह होता है, एक तो अपने कंकालीय मांसपेशियों में होता है और दूसरा अपने लीवर में होता है। 500 ग्राम के लगभग ग्लाइकोजन अपने शरीर में भंडारित रहता है, जिसमें 400 ग्राम के लगभग कंकालीय मांसपेशियों में रहता है और 100 ग्राम के लगभग जो है वो लीवर में रहता है। ये जो ग्लाइकोजन में बदला जा रहा है ग्लूकोज को, ये काम करेगा। अभी अग्नाशय जब अपने पढ़ेंगे तो मैं पढ़ाऊंगा, पैनक्रियाज जब अपने पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे कि ये इंसुलिन जो है अपने रक्त के अंदर ज़्यादा मात्रा में ग्लूकोज होने पर ज़्यादा मात्रा को कंट्रोल करने के लिए उन ग्लूकोज को जो ज़्यादा मात्रा में है उसको किस में बदल देता है? ग्लाइकोजन में बदल देता है। कौन बदलता है? इंसुलिन। अगर इंसुलिन यानी कि पैनक्रियाज ठीक से काम नहीं करे तो अपने क्या होता है? शुगर, क्या बोलते हैं हिंदी में? मधुमेह रोग हो जाता है। इसीलिए उसे इंजेक्शन दिया जाता है। वो इंसुलिन का ही इंजेक्शन होता है, खाना खाने से पहले इंजेक्शन लगाओ, ठीक है, वो इंसुलिन ही होता है। वसा जो है, अब मैं आपको एक बात बता रहा था, जब अपने पहले दिन ही क्लास ले रहे थे तो मैंने कहा जनेसिस लगा आए तो ये समझना कोई चीज बन रही है, लाइसिस या पोएसिस लगा आए तो समझना टूट रही है, ठीक है। अब ग्लाइकोजनेसिस, इसका मतलब ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बन रहा है। ग्लाइकोलाइसिस, इसका मतलब ग्लाइकोजन टूट करके ग्लूकोज में परिवर्तित हो रहा है। लाइपोजेनेसिस, वशीय अम्ल से वसा बन रही है। लाइपोलाइसिस, वशीय अम्ल वसा को तोड़ करके वशीय अम्ल बनाया जा रहा है। समझोगे? जी साबुन देखो भी साबुन मनिया लग गया को नहीं, चेहरा थारा थोड़ा सा डाउन सा है, ठीक है।
तो ये यूरिया का ये जो आ गया। उसके अलावा अपनों ने देखा इसके कार्य में और देखा था प्रोथ्रोम्बिन, याद आया? रक्त का थक्का, याद आया? प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है, इसका निर्माण करता है ये। दूसरा एक और था हिपेरिन, हिपेरिन का निर्माण और स्त्रावण इसी से होता है, ठीक है। और रक्त अपने पढ़ते हैं कि बच्चा जो होता है भ्रूण अवस्था में उसका रक्त जो है वो प्लीहा, स्प्लीन या लीवर यानी यकृत में भी बनता है। जब बाद में अपने जब वयस्क हो जाते हैं तो उस समय ये बनता है ये बोन मैरो में, ठीक है। तो ये काम है इसीलिए इसको बोला जा रहा है रसोई घर भी, रसायनशाला भी शरीर का। असल में इसका काम जो है ना ये है, और ये काम जो है वो पाचन के बाद का है। असल में ये जो चीज देख रहे हो इसने पित्तरस का जो स्त्रावण किया है सिर्फ वही काम कर रहा है पाचन की क्रिया में। पाचन से संबंधित एंजाइम नहीं है, लेकिन क्या कर रहा है, वसा को छोटे भागों में तोड़ रहा है। बाकी ये जो काम कर रहा है, ये जो सारे के सारे काम जो है ना, ये क्या है, स्वांगीकरण है, एसिमिलेशन है, यानी कि पाचन के बाद के काम है। ग्लाइकोजन का संग्रह विपाचन हो ही गयो, ग्लूकोज में टूट ही गया, अब शरीर को जितनी जरूरत है उतना ले लिया, अब जरूरत नहीं है, उसको भंडारित करना है ग्लाइकोजन के रूप में, यानी कि पाचन के बाद की क्रिया है, पाचन तो हो गया। इसीलिए बोलते हैं कि ये जो लीवर है और पेनक्रियाज जो है वो पाचन तंत्र का प्रत्यक्ष हिस्सा नहीं है, अप्रत्यक्ष हिस्सा है। ये मुख गुहा, ओसोफेगस, उसके बाद है आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत पाचन तंत्र के प्रत्यक्ष हिस्से हैं, प्रत्यक्ष भाग या अंग हैं। समझ में आ रही है बात अब, ठीक है। तो ये अब इसमें दो बातें और याद रखना है, इसमें एक शिरा पाई जा रही है और एक धमनी पाई जा रही है। धमनी एक है, शिरा दो है, उनको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है। इधर देख लीजिएगा, इसमें हिपेटिक, इस हिपेटिक यानी कि इसी के नाम से इसकी कोशिका है, इसी के नाम से इसका अध्ययन है और इसी के नाम से इसमें शिरा और धमनी। एक पोर्टल अलग है, उसको याद रखना, ठीक है। ये देखिए पोर्टल, मैं आपको बता रहा हूं, इसमें ये जो शिरा है, सॉरी धमनी है, इसे क्या बोल रहा है, हिपेटिक। यानी कि हिपेटिक धमनी से इसमें क्या आता है, रक्त आता है। यानी कि सभी अंगों में हृदय से शुद्ध रक्त आएगा, तो वो किसके माध्यम से आ रहा है, इसके पास हिपेटिक धमनी के माध्यम से आ रहा है। दूसरा इसमें हिपेटिक शिरा भी है। अरे रुको भाई, पोर्टल भी है, हिपेटिक भी है, यहाँ ना करो भाई। हिपेटिक शिरा, एक है आपका पोर्टल शिरा। हिपेटिक शिरा जो है ये क्या कर रही है, ये अशुद्ध रक्त को, अब लीवर जो है वो कहाँ है, हृदय से ऊपर है या नीचे, हृदय से नीचे है। और हृदय से नीचे वाले अंगों को क्या बोला, इन्फीरियर बोला। प्लस हृदय से नीचे अंगों से जो रक्त लेकर के आने वाले शिरा है उसे क्या बोला, इन्फीरियर वेना कावा बोला। तो यानी कि ये हिपेटिक शिरा जो है ये इन्फीरियर वेना कावा में अशुद्ध रक्त, यानी कि इसका जो अशुद्ध रक्त जो है उसको उसमें डाल देगी, उससे रक्त कहाँ चला जाएगा, अच्छा अठूं डायरेक्ट उड़ जाओ, इन्फीरियर वेना कावा सीधी पहुंचा देगी फेफड़ा में, दाएं आलिंद में, ठीक है नहीं, हाँ फेफड़ा में डायरेक्ट कौन भेजना भी, ठीक है। ये है पोर्टल वेन। अब ये क्या चीज है, इसका आप ध्यान रखना, विशेष रूप से इंपोर्टेंट करके लिख लेना इसको, पोर्टल वेन मैं लिख रहा हूं इसको, यानी पोर्टल शिरा। छोटी आंत में जितना भी अपनों ने अवशोषण किया वो अवशोषण जो है वो रक्त के अंदर मिक्स हो जाएगा, यानी कि वो चीजें जो है वो सारी किस में मिक्स होगी, रक्त में। और वो जो रक्त है वहां से, यानी कि छोटी आंत से वो रक्त आता है इस लीवर के पास, और ये डिसाइड करता है कि कहाँ क्या भेजना है, कहाँ खनिज लवण भेजना है, कहाँ कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, किसका मतलब भंडारण करना है या किसी अंग को देना है, या सारा काम ये करता है। ये मान लो कि ये दादी हैं जो रसोई के आगे ताला रखती हैं पुराना टाइम वाली, ठीक है, यहाँ तक कि चाह की टंकी, चीनी की टंकी तक आता ताड़ो, तो बताओ किन के देना है, ठीक है। अब दादी को नाम मैं यहाँ लिए, सासू बोले यहाँ तरोड़ो पड़ जाएगो, ठीक है, इधर आ जाओ,
मेरी दादी कहेंगे भी तो सस हुई सी। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि यहां से यानी कि छोटी आंत से जो रक्त आ रहा है वो इसके माध्यम से लीवर में प्रवेश करता है। ठीक है, तो ये विशेष रूप से याद रखिएगा। इसका नाम इसी के नाम पे है तो संभावना कम रहती है पूछने की, क्योंकि एग्जामिनर को पता है कि नाम मैच करता हुआ है तो याद रख लेगा विद्यार्थी, लेकिन ये नाम थोड़ा अलग है तो आएंगे प्रश्न। ठीक है, ये तो ये लीवर है। अब लीवर के द्वारा जो पित्त रस स्त्रावित किया जाता है उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, चलो मैं यही लिख देता हूं, इसको मैं हटा रहा हूं छोटी आंत को। पित्त रस के बारे में कल थोड़ा सा मैंने सोडियम और कैल्शियम वाली बात थोड़ा सा अलग लिख दी, उसको थोड़ा सा देखिएगा। वैसे तो कैल्शियम भी होता है, ऐसा नहीं है, लेकिन जो बात लिखी हुई है ना पथरी वाली, पथरी बनने से रोकता है, वो काम सोडियम ही करता है। ठीक है, अगर मैं वो ना लिखूं और सीधा वो लिख दूं तो चलेगा, कैल्शियम लिख दूं तो भी चलता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उसके साथ अगर मैंने लिख दिया कि पथरी का निर्माण करने से रोकना, तो सोडियम ग्लाइकोनेट, वो जो सोडियम कार्बोनेट वो है ना, वो सोडियम ही आएगा उसके आगे। ठीक है, चलिए अब मैं लीवर में अपने बात कर रहे थे ना जो पित्त रस, उसमें 2-3 संरचना पे अपने बात कर रहे थे। एक तो वो वर्णक वाली, एक तो बिलीवर्डन था, ठीक है, और एक था बिलीरुबिन। ठीक है, ये जो है इसमें अपने बात कर रहे थे कि ये हरे रंग का है और ये पीले रंग का है, और ये जो है रक्त के रंग को पीला कर रहा है, और ये जो है वो मल के रंग को पीला कर रहा है। यानी कि ये पूछा जाता है कि भाई मल का जो पीला रंग है वो बिलीवर्डन के कारण, और रक्त का पीला रंग जो है वो बिलीरुबिन के कारण। ठीक है, और एक यूरोक्रोम वाली बात भी यहाँ पर लिखी हुई है कि शायद भी यूरोक्रोम जो है उससे मूत्र का रंग जो है वो पीला होता है। ठीक है, उसके बाद में इसमें अपने पढ़ रहे थे जो लवण होता है, उसमें अपने पढ़ रहे थे लवण में जो नाम था उसको मैंने लिख दिया कैल्शियम कल। आज उसको थोड़ा सा अपडेट करना अपने आप को। ठीक है, ये है सोडियम, सोडियम ग्लाइकोनेट है, 2-3 है यहाँ पे, सोडियम है, बाइकार्बोनेट है, ठीक है ना, लेट लिख दो, रेट लिख दो, एक ही है, टोरकोलेट बोल दे। अपने जो पढ़ते हैं ना पथरी, पित्तल थैलम पथरी पड़ गई है, पित्तल थैली के डानी पड़ सी, तो वो पथरी जो है वो पड़ती क्यों है? कभी यहीं पड़ गई। अभी 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 देखो कांच वाली भूरा सरंग वाली बोतल ने इस्तेमाल करा भी ज़्यादा पड़ा नहीं, तो बड़ी याद रहता है। अभी अपनी अपने पढ़ रहे थे कि ये पोर्टल वेन जो है ये अवशोषण करने के बाद में रक्त को लेकर के आ रही है इसके पास। ठीक है, अब जो भोजन में अपने कहते हैं कि जो जिसको ये किडनी में इनमें पथरी होती है ना, बीज वाली चीज़ खाना मना होता है। ठीक है ना, किडनी में बीज वाली संरचना जो है वो जाकर के रक्त के साथ जो होता है वो नेफ्रॉन में फंस जाती है, जिसके ऊपर चमड़ी का आवरण बनना शुरू हो जाता है, उससे कैल्शियम ऑक्सीलेट उसके ऊपर चढ़ जाता है जिससे पथरी बन जाती है। और मैं जो कैल्शियम जो नाम लिख रहा था कल वो बनने के नाम थे, ये रोकने के नाम है। ठीक है, अब मैं बात बता रहा हूँ इधर कि भी जो पथरी बनती है ना उसको रोकने का काम जो है वो ये करते हैं, पथरी बनने नहीं देते। ठीक, बस तो ये आपको याद रखना है लीवर के संबंध में। अब अपना आता है पेनक्रियाज। ठीक है, सोनो को नहीं भाई कई नींद आने लाग रही है। ठीक है, और इन्हें ध्यान रखना है, कोई चीज़ नए समझ में आवे तो रोको पूछो। अब इन चीज़ ने तो मैं यही बताऊंगा भाई, क्या बताऊँ। ठीक है, कोई मेरे वर्ग हो गए, अब थाने एक चुटकुला सुना दूँ, कई देर हो गया बोर हो गया थे। ठीक है, तो मेरे वर्ग हो गए, कोई
कमरों देखने कोई रूम देखने बन दिखायो का मेरे वर्गा भाई बात भी अगला ने के सस्तो रूम दिखा दे, वो कोई 5,000 को कमरों दिखा देंगे, 4,000 को दिखा देगा, नहीं तू यहाँ कर कोई 1,500 दिखा दे, तो 1,500 दिखा दियो। कमरों से कहे वो आपको ही है कि खोल के बैठ जाए, वो खोल गए, वो आप सामान समून रख गए, जिए बैठे भी चूहा नाचे बेड के ऊपर बन बिन फोन करो कह यार इमा तो चूहा नाचन ला रहे, वो आ गई कोई मेरे वर्गो कि तू के 1,000 रुपया मल्लिका शेरावत ने चाहती हूँ। तो भैया ऐसे की चीज है वे, मतलब ये है यही तो बताना ही यही पड़ेगा। नाम ऐसे हैं तो हैं, अब इनका नाम मैं नाम घटू रख दूं, मल्लिका शेरावत घटू रख दूं, चूहा तो चूहा ही बताऊंगा, समझ रहे हो बात को, तो वो ध्यान रखना आप, ठीक है। तो एंजॉय का हिसाब इन्हें रेख रो, थोड़ा जागता रेख रो, समझ में आवाई कोई दिक्कत को नहीं। नेक्स्ट आता है आपका पेन क्रियाज, ठीक है ना, पेन क्रियाज, इसको बोलते हैं अग्नाशय। आवाज नहीं भाई, आवाज कौन करनी, ठीक है, पेन क्रियाज या अग्नाशय। अब ये जो है इसके वजन को मैंने आपको अपडेट करवाया था, वजन जो है इसको अपडेट कर लेना, 70 से 100 ग्राम, कहीं कहीं 70 से 120 ग्राम भी लिखा आता है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। पेन क्रियाज जो है इसके बारे में, हाँ थोड़ा सा इस लीवर के बारे में एक बात और रहेगी, सबसे बड़ा अंदरूनी अंग क्या है, सबसे बड़ा अंग कौन सा अंग, अंदरूनी अंग है, सबसे बड़ा अंदरूनी अंग क्या है, लीवर है, ठीक है। इधर अगर मैं बात करूं तो इसके बारे में बोलते हैं ये क्या है, मिश्रित ग्रंथि है। मिश्रित ग्रंथि का मतलब जिस भी ग्रंथि को आप देखेंगे या तो वो ग्रंथि एंजाइम का स्त्रावण कर रही है या वो ग्रंथि जो है वो हार्मोन का स्त्रावण कर रही है, लेकिन पेनक्रियाज जो है यानी अग्नाशय जो है वो क्या है, मिश्रित ग्रंथि यानी कि एंजाइम और हार्मोन दोनों का स्त्रावण कर रहा है, इसीलिए इसको मिश्रित बोल देते हैं, ठीक है, कंपाउंड है ये। अब ये जो पेनक्रियाज जो है इसका अध्ययन की अगर मैं बात करूं तो नोट्स में नहीं है, लिख लेना। क्या बोलते हैं, पेनक्रेटोलॉजी, ठीक है, ये इसका अध्ययन है पेनक्रियाज का। ये एंजाइम कौन सा स्त्रावित करता है, पाचक रस का। पाचक रस में मुख्य संरचना ट्रिप्सिन की, ठीक है, बहुत हाँ दे रखा है, वो मैंने कहा कि अपडेट करो इसको, ठीक है, अपडेट कर लो इसको, टाइपिंग मिस्टेक्स होती है ये और होना जरूरी भी है, सच बता रहा हूं, कॉपी को नहीं वही चीज़ें, ठीक है ना, जो कोई चीज़ें जानबूझ के भी होती है, ठीक है। अब इसके बाद में एंजाइम की बात आ गई और इसके बाद में हार्मोन की अगर बात करूं तो हार्मोन जो है वो स्त्रावित करता है, दो नाम आपको जरूर याद रखने हैं, बाकी दो नाम याद रहे ना रहे, दो नाम आपको याद रखने हैं, एक तो ग्लूकागोन याद रखना है, ठीक है, और एक नाम याद रखना है आपको इंसुलिन, ठीक है। इनके अलावा भी है यहाँ पे सोमेटोस्टेरोडिन भी है और पॉलीपेप्टाइड भी है, बात करेंगे अभी, लेकिन ये दो नाम आपको जरूर याद रखने हैं यहाँ पर। अब मैं बात कर रहा हूँ कि ये जो है यानी कि पेनक्रियाज या अग्नाशय जो है शरीर में कहाँ होता है, बाईं ओर होता है, बाईं के कणियर, बाईं ओर होता है, ठीक है। और यहाँ चोट लगी हुई है, कोई चल रहा है नहीं तो भाग, ठीक है, बाईं ओर होता है ये शरीर में। और दूसरा पूछे किस प्रकार की संरचना है, तो पत्ते नुमा यानी पत्ती नुमा, पेड़ की जो पत्ती होती है उसकी नुमा संरचना है। ये भाग जो है वो
अलग है, इसकी अंदर की जो संरचना है उसकी बात कर रहा है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि इसका बाहरी स्रावित भाग जो होता है, यानी कि बाहर वाला ये जो भाग है इसका, ये जो है इसको बोलता है कि ये बाहरी स्रावित भाग एंजाइम का स्त्रावण करता है। ठीक है, और हार्मोन का स्त्रावण जो है वो अंदर का भाग करता है, और इस अंदर के भाग को क्या बोलते हैं, ये अंदर के भाग को बोलता है ये लैंगरहैंस द्वीप समूह। ध्यान रखिएगा, आप सोच रहे होंगे कि थोड़ा सा ज़्यादा डीप चल रहा है, ज़्यादा डीप नहीं है। और मैंने एक दिन आगे भी बताया था आपको, यकीन मानिए जितना अपना सिलेबस है उससे एक शब्द भी फालतू मैं नहीं पढ़ता, भी तो था ना बताऊंगा, ठीक है। लैंगरहैंस द्वीप समूह की कोशिका, प्रश्न आता है, ये प्रश्न आया हुआ प्रश्न है, पीटीआई में आया हुआ प्रश्न है ये भी। अंतःस्रावी भाग जो है जहां पे हार्मोन का स्रावण हो रहा होता है पैनक्रियाज का, वो भाग क्या कहलाता है, तो लैंगरहैंस द्वीप समूह की कोशिका कहलाता है ये, ठीक है ना। एक मिनट, ठीक है। अब ये जो लैंगरहैंस द्वीप समूह की कोशिका, यानी कि ये अंदर वाले भाग की बात कर रहा है। यहां पर क्या है, ऐसे संरचना होती है, ऐसे छोटे छोटे द्वीप का मतलब जैसे पानी में ऊपर उठा हुआ भाग है, वैसे ऊपर उठा हुआ भाग नजर आता है। तो उसमें ये 4 प्रकार की कोशिका कहता है, कौन कौन सी है, ठीक है। अब इनको याद रखना है आपको। अल्फा जो है ग्लूकागोन का स्त्रावण करती है। बीटा जो है ये इंसुलिन का स्त्रावण करती है। डेल्टा जो है सोमेटोस्टेरोडीन का स्त्रावण करती है, और पीपी जो है वो पॉलीपेप्टाइड का स्त्रावण करती है। जब तक नाम पढ़े नहीं जाएंगे तब तक याद भी नहीं होंगे। जब नाम पूरा पढ़ना, उच्चारण सही करना आने लग नहीं तो वो याद उसी। आप यहाँ देखांगे तो 100 याद कर लिया, ऑप्शन आओ टिक कर देंगा, वो याद कौन रहे, पूरा याद रखोगा तो याद रहेगा वो, ठीक है। तो ये ग्लूकागोन जो है, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। अब मैं पूछ रहा हूँ आपसे, ये पैनक्रियाज के संबंध में इतनी सी बातें आपको याद रखनी। इसका वजन जो है वो 70 से 100 ग्राम के लगभग है। इसका अध्ययन जो है पेनक्रेटोलॉजी कहलाता है। एंजाइम जो है इसका स्त्रावण करती है पाचक रस का। इसमें ट्रिप्सिन होता है जो प्रोटीन का पाचन करता है। ट्रिप्सिन जो है वो प्रोटीज प्रकार का एंजाइम है, याद रखिएगा। हार्मोन जो है वो 4 प्रकार के हार्मोन का स्त्रावण यहाँ पर होता है, इधर देख लीजिएगा, ये ग्लूकागोन, इंसुलिन और सोमेटोस्टेरोडीन और पॉलीपेप्टाइड। और कोशिका जो है वो 4 प्रकार की, कौन सी, अल्फा, बीटा, डेल्टा और पीपी यानी पॉलीपेप्टाइड वाली ही कोशिका है, ठीक है। बस हार्मोन का स्त्रावण जो अंदरूनी भाग कर रहा होता है और एंजाइम का स्त्रावण जो है वो बाहरी भाग कर रहा होता है, ये याद रखना है। अब यहाँ पर थोड़ा सा देखिएगा, अपने पढ़ रहे थे कि इंसुलिन जो है, ग्लूकोज जो है उसको ग्लाइकोजन में बदला जा रहा है, और ग्लाइकोजन को ऊर्जा पर आवश्यकता पड़ने पर ऊर्जा की वापस से किस में कन्वर्ट किया जाता है, ग्लूकोज में, ठीक है। तो ये काम कौन करता है, इसको थोड़ा सा देख लीजिए। अब ये ग्लूकागोन क्या करता है, ये इसके अंदर लिखा हुआ है रक्त की मात्रा, रक्त में शर्करा की मात्रा को बढ़ाता है। शर्करा का मतलब ग्लूकोज, ठीक है। इंसुलिन जो है रक्त में क्या कर रहा है, शर्करा को कम कर रहा है। सोमेटोस्टेरोडीन क्या कर रहा है, वृद्धि, विकास, लंबाई चौड़ाई, हाइट, और वो बात कर रहा है, ठीक है। पॉलीपेप्टाइड क्या कर रहा है, पाचन में भूमिका निभा रहा है, पाचन में सहायता कर रहा है। अब मैं आपको इन दोनों को विशेष रूप से याद रखने के लिए क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मैं अगर ऐसे लिख दूं ना, इधर देखना, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनना, इस प्रक्रिया को तो बोलते हैं क्या, ग्लाइकोजेनेसिस।
और ये प्रक्रिया करवा कौन रहा है? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल कौन रहा है? ये देखिएगा, रक्त में शर्करा की मात्रा को बढ़ाता है, यानी कि ये तो उल्टा काम करेगा। और ये क्या कर रहा है? रक्त में शर्करा की मात्रा को कम कर रहा है। तो ये काम ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने का काम इंसुलिन करता है। एक तो ये क्रिया है, ये याद रखिए। दूसरा, इसको उल्टा लिख दें, ग्लाइकोजन जो है इसको बदला जाता है ग्लूकोज में। ग्लाइकोजन जो है इसको ग्लूकोज में जब बदलेगा तो इस क्रिया को क्या कहेगा? ये ग्लाइकोलाइसिस या ग्लाइकोजेनोलाइसिस भी बोल दे, एक ही बात है। और ये काम कौन करवाता है? ग्लूकागोन करवाता है। अब आपसे पूछ लिया जाएगा, चाहे वो किसी भी तरीके से पूछे, चाहे ये पूछे, चाहे ये पूछे, चाहे ये पूछ ले, मैं आपको कह रहा हूं कि शुगर यानी कि शर्करा यानी कार्बोहाइड्रेट को अंतिम रूप में अपने शर्करा में देख रहे हैं, यानी कि ग्लूकोज में देख रहे हैं। अपने जो भोजन ग्रहण किया अतिरिक्त मात्रा में ग्लूकोज जो अपने पास है उसको कंट्रोल करने का काम इंसुलिन के द्वारा किया जाता है, यानी कि उसकी मात्रा को रक्त में कम करता है इंसुलिन। तो कम करता है तो वो उस ग्लूकोज को नष्ट नहीं करता है, उस ग्लूकोज को क्या कर देता है? ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर देता है। और ये जो ग्लाइकोजन है ये भंडारित हो जाता है अपनी मांसपेशियों में और लीवर में। अब जब अपने को खाना नहीं मिला, या अपने डाइटिंग पे हैं, या अपने डाइटिंग समझ गए, या अपने व्रत रखा हुआ है, या अपने इंतजार कर रहे हैं कि पड़ोस में 2 दिन के बाद में कोई शादी है तो नून पिंड में लाग रहे हैं, 2 दिन पहले नून पिंड लाग जावा, बान कम और खर्चों ज़्यादा करा गया वहाँ, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में शरीर को तो ऊर्जा चाहिए, तो ऐसी स्थिति में शरीर को जो ऊर्जा चाहिए वो कहाँ से आएगी? ग्लाइकोजन से। ग्लाइकोजन को वापस तोड़ा जाएगा किसमें? ग्लूकोज में। तो ये जो ग्लाइकोजन को वापस ग्लूकोज में तोड़ेगा तो ये काम कौन करेगा? फिर ग्लूकागोन करेगा। अब समझ में आ गई बात? तो ये कहानी है, और ये काम करता है पैनक्रियाज या अग्नाशय। यहाँ तक समझ में आ गई? तो पाचन तंत्र आपको समझ में आ गया, ये पाचन तंत्र था, ठीक है। जागो मोहन प्यारे, ठीक है। रात की हताई ज्यादा करेडी लगी मन, ठीक है। उसके बाद में मैं व्यायाम के प्रभाव को मैं वैसे ही बता देता हूं कि आपके पाचन तंत्र पे व्यायाम का क्या प्रभाव। ये देखिए यूनिट ऐसी है जिससे अपना कोई संबंध नहीं है, इसलिए थोड़ा सा मुश्किल लगती है, ये शब्द ऐसे हैं इसलिए मुश्किल लग रही है। बाकी आप सर्च करके देखना, मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ आपको, यूट्यूब पे आप सर्च करना, चाहे वो पाचन तंत्र या कोई भी चीज़, इत तो यहाँ आराम यहाँ मतलब कहीं समझाई रहे देखियो। मैं आप वो लोग तो चैलेंज करें, मैं चैलेंज कौन करूँ, मैं थन सलाह दूँ तो देखियो, ठीक। आपको भी पता लगेगा भी ये चीज़ें ऐसे ही चलती है, ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ कि व्यायाम का क्या प्रभाव पड़ता है पाचन तंत्र पे। तो अपने नियमित रूप से जो व्यायाम करेंगे तो नियमित रूप से व्यायाम करने पे अपने मेटाबॉलिक क्रिया, जिसको अपने बोलते हैं चयापचय, मेटाबॉलिक में दोनों बातें आती है, मैंने आपको बताया, एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक। एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक का क्या मतलब? अभी जो पाचन तंत्र में अपने देख रहे थे, किसी चीज का बनना जो है वो एनाबॉलिक है, और किसी चीज का टूटना कैटाबॉलिक है। इन दोनों को मिला दें, बनना टूटना, ये क्रिया अपने शरीर में चलते रहती है, इसे मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, यानी कि चयापचय बोलते हैं। अगर नियमित रूप से व्यायाम करेंगे तो ये प्रोसेस जो है वो जल्दी रहेगा, जल्दी होता रहेगा। नियमित रूप से व्यायाम करेंगे तो भूख ज़्यादा लगेगी। नियमित रूप से अगर व्यायाम करेंगे तो पाचन तंत्र में सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। नियमित रूप के व्यायाम का मतलब है सप्ताह में 3 दिन और मैक्सिमम जो है वो 6 दिन, आवश्यकता से अधिक या ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ। इंटेंसिटी समझ रहे हो? भार की तीव्रता अगर ज़्यादा है, ज़्यादा लोड दिया जा रहा है शरीर पे, उसके साथ अगर व्यायाम करोगे तो पाचन तंत्र पे प्रभाव नेगेटिव पड़ता है, बुरा प्रभाव पड़ता है, ठीक है। ये व्यायाम के प्रभाव है। तो ये आपका पाचन तंत्र पूरा हुआ, ठीक है। अब आगे बात करते हैं अपने मांसपेशियों पे। देखो टॉपिक ऐसा ही है, पर अब इसको थोड़ा सा अपने आनंद के साथ पढ़ लेंगे। व्यायाम बता दियो नहीं, ठीक है। हाँ लिखा नहीं, लेकिन मैंने बता दिया।
सब है, मैंने इस बोर्ड पे नहीं लिखा, बाकी जो चीज़ आपके नोट्स में नहीं है मैं खुद बता देता हूं कि ये चीज़ जो है वो आपके नोट्स में नहीं है, इसको लिख लो, ठीक है। अब बात करते हैं अपने मांसपेशी पे। एक आगे नया सिस्टम आ रहा है, नया तंत्र आ रहा है, यानी कि मस्कुलर सिस्टम बोलते हैं इसको इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं मांसपेशीय तंत्र, ठीक है। मांसपेशीय तंत्र या मस्कुलर सिस्टम। अगर मैं कहूं कि अपने शरीर में जो तंत्र है उनमें से 2-3 तंत्र जो है वो मुख्य हैं, उनको विशेष रूप से आपको याद रखना है। किसकी दृष्टि से मैं कह रहा हूं ये बातें कह रहा हूं मैं स्पोर्ट्स की दृष्टि से, यानी कि खेल की दृष्टि से। अपने खेल जो हैं, खेलों में क्या क्या भूमिका रहती है, किस किस तंत्र की भूमिका रहती है, अगर आप कहें तो थोड़ा सा आप कोई बताना चाहें। सबसे ज़्यादा सबसे बड़ी भूमिका 2-3 तंत्र की रहती है, सिस्टम की रहती है। तो मैं इसको थोड़ा सा इधर लिखने का प्रयास कर रहा हूं, देखिएगा। एक तो अपने अभी ये जो लिख रहा हूं मांसपेशी जो है ये क्या करेगी भाई, अपने को बल की आवश्यकता है किसी भी कार्य को करने के लिए, चलना, दौड़ना, घूमना, उछलना, कूदना, किसी भी चीज के लिए अपने को बल की आवश्यकता है, और बल जनरेट यानी कि स्ट्रेंथ, पावर चाहिए, और ये कौन जनरेट करेगा? मांसपेशी करेगा। दूसरा, ये बल जो लगाएगी वो बल किसके ऊपर लगाएगी? हड्डी पे लगाएगी, यानी कि मांसपेशी अगर हड्डी ना हो तो मांसपेशी भी कुछ काम की नहीं है। यानी बल लगेगा किस पे? कंकाल तंत्र पे, यानी कि हड्डी पे। तो कंकाल तंत्र लिख दिया, यानी हड्डी लिख दी मैंने, यानी कि ये उत्तोलक की तरह कार्य करेगी। उत्तोलक समझ रहे हो? लीवर, ठीक है, उसकी तरह कार्य करेगा कंकाल तंत्र। प्लस अब जब ये उत्तोलक की तरह कार्य करेगा तो इसमें एक चीज और शामिल हो जाएगी जो कंकाल तंत्र का ही हिस्सा है, जोड़, जो अक्ष का निर्माण करेंगे। बिना जोड़ के भी कोई गति संभव नहीं है। ओ कुणी न वह तो रोटी खा लिया। ये अंगूठा है और उंगलियां हैं, इनके बीच में ये फ्लंजिस जो है, अलग अलग हड्डी ना हो, एक ही हड्डी हो, तो क्या उतना सरल कार्य कर सकते हैं जितना आप कर पा रहे हैं? इसीलिए जोड़ भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैं बात कर रहा हूं खेलों की दृष्टि से, जो जो तंत्र अपने महत्वपूर्ण हैं उनमें से आप पिछले पेपर उठा के देखना, सबसे ज्यादा प्रश्न वहीं से आते हैं जो प्रत्यक्ष रूप से खेलों में भूमिका निभाते हैं। इनके अलावा अगर मैं बात करना चाहूं तो अब देखिए, मांसपेशियों को ऊर्जा जनरेट करने के लिए 2 चीजें चाहिए। एक तो जो पोषण पदार्थ अपनों ने ग्रहण किया वो चीज चाहिए, दूसरा ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण ही ऊर्जा का निर्माण होगा। आपने पढ़ा कि मांसपेशियों की जो कोशिकाएं होती है, उन कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो ऊर्जा का निर्माण कर रहा है, और उस ऊर्जा के निर्माण में सबसे ज्यादा भूमिका जो होती है वो 2 चीजें हैं। वहां पर पोषक पदार्थ यानी कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन वो पहुंचने चाहिए, और दूसरा क्या होना चाहिए? वहां पर ऑक्सीजन होना चाहिए, तभी ऊर्जा बनेगी। तो ये दोनों चीजें इधर देखिएगा, रक्त परिसंचरण तंत्र के माध्यम से ही पहुंचाई जाती है। रक्त के अंदर ही जाता है कैल्शियम, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ऑक्सीजन रक्त के अंदर ही जाएगा, इसलिए इसकी आवश्यकता है। प्लस रक्त के अंदर ये ऑक्सीजन कहां से आएगा? श्वसन तंत्र से आएगा, ठीक है ना। श्वसन तंत्र फेफड़ों से आएगा, यानी मैं ऑक्सीजन लिख देता हूं सीधा ही, O2। ये ऑक्सीजन के बिना ये काम नहीं होगा। तो मुख्य जो चीजें हैं ना वो ये है। इसके बाद में एक और इन सबको रिस्पॉन्ड करने के लिए काम हो जाता है, वो तंत्रिका का हो जाता है। भी ये सारा काम तब तक नहीं होगा जब तक अपना मस्तिष्क यानी कि तंत्रिका तंत्र का मुख्य अंग सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसको अपने पढ़ते हैं CNS, उसका मुख्य अंग जो है वो मस्तिष्क है, सभी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। अगर वो इन सब पे कंट्रोल नहीं करे तो ये कार्य संचालित नहीं होंगे। वो थोड़ा सा बाद में आता है, मेन भूमिका इनकी आती है, फिर इसकी आती है। पाचन तंत्र प्रभावित जरूर करता है लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से करता है, प्रत्यक्ष रूप से नहीं करता है। तो पाचन तंत्र के प्रश्न कम आते हैं, इनके प्रश्न सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेंगे। इनके प्रश्न देखना, एनाटॉमी में सबसे ज्यादा प्रश्न इन्हीं तंत्र के आए हुए हैं। जरूरी है ये खेलों में ये चीजें चाहिए। अब अपने बात करते हैं मांसपेशी।
अब इनको मतलब है इतन रट लिया, अरे ये इरेज हो जाएगा कैसे? कोई बात को नहीं, टेंशन क्यों लिया यार, मैं बैठे हूं तो टेंशन लेने की जरूरत कौन था, टेंशन मैं लेने ला रहा हूं हल। चलो अब थोड़ा सा देखिएगा, मांसपेशी तंत्र अपने पढ़ रहे थे। मांसपेशी तंत्र से पहले उत्तक, उत्तक क्या था? उत्तक था कोशिकाओं का समूह, ठीक है, उत्तक। लेकिन कोशिकाओं का कैसा समूह? जिनकी उत्पत्ति और कार्य एक जैसे हो। उसमें अपने 4 उत्तक पढ़े थे। 4 उत्तक में एक था मसल्स टिश्यू यानी कि मांसपेशीय उत्तक। अब इनको अलग क्यों रखा? क्योंकि मांसपेशीय उत्तक जो है इनके अंदर एक विशेषता है जो अन्य उत्तक में नहीं है। जैसे अगर मैं बात करूं, उपकला उत्तक की विशेषता है स्त्रावण की, अवशोषण की, वो विशेषता दूसरे में नहीं है। संयोजी उत्तक की विशेषता है एक अंग को दूसरे अंग से जोड़ने की, जो अन्य उत्तक में नहीं है। तंत्रिका तंत्र के उत्तक की बात करें तो उसकी विशेषता है सूचनाओं का आदान प्रदान, संवेदनाओं का ग्रहण और चालन करना, वो किसी अन्य उत्तक में नहीं है। ठीक वैसे ही मांसपेशीय उत्तक जो है इनकी विशेषता है कि ये क्या हो सकते हैं? संकुचित हो सकते हैं और वापस स्थित यानी कि आराम की अवस्था में आ सकते हैं, रेस्ट की पोजीशन में आ सकते हैं। ये विशेषता और किसी उत्तक में नहीं है, ये विशेषता आपको यहीं मिलेगी। ठीक है, इसीलिए इसको थोड़ा सा अलग रखता है, ये मांसपेशी तंत्र को अलग रखता है। तो मांसपेशियों में अपने उस उत्तक में अपने पढ़ रहे थे कि मांसपेशीय उत्तक जो है वो 3 प्रकार का होता है। तो ठीक वही बात की मांसपेशी का अध्ययन अगर मैं बात करूं तो क्या कहलाता है? मायोलॉजी कहलाता है। पहले तो ये देखिएगा। दूसरा अगर मैं बात करूं प्रकार की, तो मांसपेशियां कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। संख्या की अगर बात करें तो लगभग जो है वैसे आता है 700, ठीक है ना, 639। ये आरपीएससी के 2011 के एग्जाम में मानी हुई संख्या, इसलिए इसको लिखते हैं। वैसे अगर आप पढ़ेंगे साइंस की बुक्स के हिसाब से, डॉक्टर के हिसाब से अगर मैं बात करूं, मेडिकल के हिसाब से, तो ये कहता है कि लगभग 700 जोड़ी मांसपेशियां होती है। ठीक है ना, वो आप इसको ध्यान रखेंगे। 639 संख्या की अगर मैं बात करूं। प्रकार 3 कौन कौन से हैं? तो पहला देख लीजिएगा। पहला प्रकार है आपका कंकाल, कंकाल मांसपेशी। दूसरा जो है अनैच्छिक। अच्छा, आप नोट्स के हिसाब से बोल रहे हो क्या? ठीक है। और तीसरा जो है कार्डियक। बहुत आराम से चल रहा हूं मैं, बहुत आराम। ठीक है, अभी ऐप का अपडेशन का काम भी चल रहा है। कितना हो जाओ गुरु जी काम? कितना एक दिन हम 2-4 दिन हो जाओ, 5 दिन। ठीक है, पुराना ऐप जो है उसको अपडेट किया जा रहा है दूसरे नए ऐप के हिसाब से, नए प्लेटफॉर्म पे लेके आ रहे हैं आपको। पुराने ऐप में जो भी डाटा रहेगा वो आपको उसी डाटा उसी प्रकार से मिलेगा। मतलब ये नहीं है कि उधर से आपको निकाल देंगे। इसके लिए थोड़ा सा ये टाइम लगा, वरना 1 तारीख से अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आ जाते। ठीक है, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप उसमें जब आपको ऐड करेंगे ना, तो पुरानी अगर मेरी वीडियो या मेरा अगर आपने लेक्चर देखा है तो देखेंगे कि बहुत थोड़ा फास्ट चलता है ये काम। और अब जो मैं बात कर रहा हूँ ना, बहुत आराम से कर रहा हूँ। सारा आज तक जितनी भी क्लास ली है नहीं, मैं बहुत आराम क्लास ली। पीछे अगर टॉपिक अगर देखोगे ना आप, पीछे मतलब बेंच की अगर बात करेंगे ना, तो उसमें मैं थोड़ा सा फास्ट चलता हूँ। उसके पीछे कारण है कि आपकी क्लास का समय बढ़ा दिया, 1.5 से 2 घंटे कर दिया। और वो मैटर मैं 1 घंटे में करवाता था, अब मैं वो 1.5 से 2 घंटे में करवा रहा हूँ, ताकि आपको ज़्यादा समझ में आ सके, ज़्यादा बातें समझ में आए। यूँ ज़्यादा के कर सकें धार। ठीक है, पढ़ना आपको ही पड़ेगा। अब मैं बात कर रहा हूँ, इधर आइएगा। कंकाल, कंकाल मांसपेशी इसलिए बोला जा रहा है, सेकल्टल मसल्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये कंकाल पे यानी कि हड्डियों पे स्थित होती है, इसलिए इसको कंकाल मांसपेशी बोल रहा है। लेकिन इसका नाम जो है असल में इसको बोलते हैं ये वॉलेंट्री, इंग्लिश में वॉलेंट्री, और हिंदी में बोलते हैं इसको ऐच्छिक। ठीक है, और ये कंकाल पर स्थित होने के कारण कंकालीय मांसपेशी बोला जा रहा है इनको। असल में ये क्या है? वॉलेंट्री या ऐच्छिक मसल्स है, ये ऐच्छिक मांसपेशी है। ऐच्छिक या वॉलेंट्री इसको इसलिए बोला गया कि अपनी इच्छा अनुसार, यानी कि जैसा हम चाहते हैं वैसे ये काम करती है। जैसे मैं चाहता हूं कि हाथ ऐसे मूव हो, बाय बाय टाटा, ऐसे मूव हो, ठीक है,
खत्म। तो ऐसे मूव होना, जैसे मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, तो ऐसे जब मूव होता है तो अब इस पे क्या है, कंकाल पे जो मांसपेशी यानी हड्डी पे जो मांसपेशी लगी हुई है वो इसको क्या कर रही है, मूवमेंट कर रही है, और उसका नियंत्रण जो है वो मेरे बस में है, इसीलिए ऐच्छिक बोला यानी वॉलेंट्री बोला। हड्डी पे होने के कारण इसको कंकालीय बोला। दूसरा, इसकी बनावट देख करके यानी संरचना के हिसाब से इसको बोलते हैं रेखित। ये देखिएगा, ये बंडल जो आपको नजर आ रहा है ये सेकल्टल मसल्स है, और इसके अंदर आपको धारीदार संरचनाएं नजर आ रही होगी, धागेनुमा संरचना नजर आ रही होगी, ठीक है। ठीक वैसी ही संरचना इसमें भी नजर आती है आपको कार्डियक में, लेकिन इधर ऐसी संरचना नहीं है। तो ये जो सेकल्टल मसल्स है इनके अंदर धारीदार संरचना आने के कारण इसको बोलते हैं रेखित, रेखित सॉरी ख बना दिया इन्हें। रेखित बोल दें, रेखांकित बोल दें, एक ही बात है। ये जो नाम आया ये तो किसके हिसाब से है, बनावट के हिसाब से। ये जो नाम आया स्थिति के हिसाब से, जहां पर स्थित है। मैं ये शब्द आपको लग रहे होंगे भी ऐसे ही बोला जा रहा है, प्रश्न आएंगे, ये प्रश्न इस प्रकार से आएंगे कि वॉलेंट्री मसल्स को स्थिति के आधार पर बोला जाता है, फिर वो ऐच्छिक, वॉलेंट्री, रेखित, कंकाल, स्केलेटल, ये सारे ऑप्शन होंगे, तो आप दिमाग चकराएगा वहां पर। आदो तो लोड भी यही पेपर को उसी, ठीक है, वहां पर दिमाग चकराएगा कि ये चारों के चारों नाम ही तो इसी मांसपेशी के हैं, किसको सिलेक्ट करूं। तो ये क्या है, जहां पर स्थित है उसके आधार पर। ये क्या है, स्ट्रक्चर, संरचना, बनावट, उसके आधार पर, और ये कार्य के आधार पर। फर्क है इनमें, समझ लेना, और उसी के हिसाब से ऑप्शन को टिक करना, ठीक है। उसके बाद मैं बात कर रहा हूं अनैच्छिक मांसपेशी की। ऐच्छिक मांसपेशी समझ गए। ऐच्छिक मांसपेशी के बारे में बोलते हैं कि लगभग 639 में से लगभग 400 मांसपेशी जो है वो अपनी क्या होती है, ऐच्छिक मांसपेशियां होती है। इस 400 मांसपेशियों में भी सबसे ज्यादा 180 मांसपेशी अपने कहाँ, पीठ में पाई जाती है, ठीक है। खेलों में सर्वाधिक उपयोग जो है इन्हीं मांसपेशियों का ही होता है, इसीलिए प्रश्न जो आते हैं इन्हीं मांसपेशियों से ही आते हैं। इधर मांसपेशी का जो प्रश्न पूछा जाता है कार्डियक, और इधर का वो अंगों के आधार पे पूछ लिया जाता है, हृदय के आधार पे पूछ लिया जाएगा, आमाशय के आधार पे पूछ लिया जाएगा, छोटी आंत के हिसाब से पूछ लिया जाएगा, ठीक है। ये कंकालीय मांसपेशी। उसके बाद में देखिए अनैच्छिक मांसपेशी, इसको बोलते हैं इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री, ठीक है। इनको बोलते हैं स्मूथ या चिकनी, या इनको बोल देते हैं अरेखांकित या अरेखित। अब ठीक वही कहानी यहां पर है। ये जो काम जो चल रहा है अनैच्छिक या इनवॉलेंट्री मसल्स जो बात चल रही है, ये क्या है, इनके कार्य के आधार पे इसका नाम है। अगर ये बात करूं तो ये बनावट के आधार पे, संरचना के स्ट्रक्चर के हिसाब से ये नाम। और इसको और थोड़ा सा प्रश्न को और हार्ड बनाना चाहे तो वो कहेगा कि जैसे अनैच्छिक या इनवॉलेंट्री मसल्स जो है इसको फिजियोलॉजिकली अगर परिभाषित करना है तो क्या नाम दोगे, क्या शब्द दोगे। एनाटॉमिकली क्या नाम दोगे, सॉरी उल्टा बोल दिया, ये फिजियोलॉजिकली है यानी क्रियात्मक कार्य कैसे कर रही है, एनाटॉमिकली यानी कि संरचना कैसी है, बनावट कैसी है। तो ये चीज़ें मैं मान के चलता हूं कि आप इतना समझ रखते हैं तो थोड़ा सा इनको अलग अलग रख लेंगे, याद रखनी पड़ेगी अलग अलग, ठीक है। चलिए, तो ये अनैच्छिक है। ये क्या है, अंदरूनी अंग जो है उनकी बनावट में काम करती है। तो इसको ये देखिएगा स्मूथ, और इधर दे रखा है छोटी आंत, बड़ी आंत, आमाशय, ये जो चीज़ें हैं अंदरूनी अंग जो है उनका डायफ्राम वगैरह ये सारा किससे बना हुआ है, स्मूथ मसल से बना हुआ है, ठीक है। इसमें ये धारियाँ नज़र नहीं आती है इसीलिए इसको अरेखित बोला। उसके बाद में बोलता है कार्डियक मांसपेशी जिससे अपना हृदय बना हुआ है। मांसपेशी कुल की बात करूं तो मांसपेशी का लगभग 45% हिस्सा, पूरे शरीर का लगभग 45% भाग जो है वो किससे बना होता है, मांसपेशी से बना हुआ है। यानी पूरे शरीर में 45% वजन जो है वो मांसपेशियों का है, ठीक है। अब बात कर रहा हूँ कार्डियक की, इसको बोलता है ये हृदय पेशी। अब इसके हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो कार्डियक पेशी की बनावट के आधार पे स्ट्रक्चर अगर इसकी देखें तो ये देखिएगा इसमें भी आपको लाइनें नजर आ रही हो। स्ट्रक्चर के हिसाब से ये कैसा है, स्ट्रक्चर के हिसाब से ये क्या है, रेखांकित है, रेखित है।
लेकिन कार्य के आधार पे कैसा है ये, इनवॉलेंट्री है, यानी कि अनैच्छिक। तो इस कार्डियक मांसपेशी को भी वही बात, संरचना के आधार पे तो क्या बोलता है ये, रेखित, यानी कि इसकी बनावट तो कैसी है, रेखित है, और कार्य इसका कैसा है, अनैच्छिक। ठीक है, अनैच्छिक। ये थोड़ा सा ये परिभाषा थोड़ी सी आप इनको अलग अलग याद रखेंगे। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूं एक एक मांसपेशी के हिसाब से। ठीक है, पहले थोड़ा सा लोड नहीं लेना, थोड़ा सा इसको देखना है। देखो, लोड नहीं लेना है, आराम से देखना है इसको। हाँ जी, तो एक बिन काट दे, बाकी बिने काट ले। कार्डियक मांसपेशी तो हृदय एक ही है, अकेला ही है। 401 निकाल दे 639 में। ठीक है, लोड ना लो, बस समझो। कई बार क्या है, वो आप जब मनोविज्ञान पढ़ते हो ना, तो वहां पर पढ़ते हो कोलर ने जो प्रयोग किया था, आसपास संज्ञानवाद है कि वो पढ़े को नहीं, चलो ठीक है। समस्या जो होती है अपने, उसका समाधान जो है वो अपने आसपास ही होता है। बंदर पिंजरे में था, केले बाहर थे, उसने इधर उधर नजर दौड़ाई, छड़ी दिखी, उससे उसने उसको पास लेकर गया। तो ये जो समस्या जो आपके प्रश्न की आती है ना, अभी कितनी है के को नहीं, इसको दौड़ा लिया करो थोड़ा थोड़ा दिमाग अपना। ठीक है, भी मैं कहने का मतलब समस्याएं आती हैं, आनी जरूरी है। जो जिसके समस्या आती है ना, वो अच्छा पढ़ता है, अच्छा पढ़ेगा, वो अच्छा परफॉर्म भी करेगा, क्योंकि समस्या उसे ही आएगी जो पढ़ेगा। दिमाग भी वो काम करने ला रहे, बाकी तो गमला होते यहाँ बैठे हो जमा को घूमने। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मैं ये कह रहा हूँ कि अपने आसपास समस्याओं का समाधान होता है, थोड़ा सा ढूंढा करें, देख लेना। कोई पेपर उठा के देखना, 2-3 प्रश्न ऐसे होते हैं उनका उत्तर उसी पेपर में होता है। वो है कभी ऐसा देखा है कभी? पर वो एक अलग हुआ भी थे, काला बनाई वो पहला टिक कर, वो गलत पहला ही घोड़ो भर लियो भी होता है। 1-2 प्रश्न ऐसे आते हैं कि वो पिछले प्रश्नों का उत्तर होते हैं। चलिए, अब अपने बात कर रहे हैं। मैं एक दिन आगे बात कर रहा था कि मांसपेशी में फाइबर्स पाए जाते हैं, तंतु पाए जाते हैं। ठीक है, तंतुओं से बनता है मायोफाइबर, यानी कि मांसपेशीय तंतु, यानी कि छोटे छोटे धागे नुमा संरचना से एक धागा बनता है। उस धागे से फिर एक बंडल बनता है, उसे बोलते हैं ये फेसिक्यूली। उससे जो है फेसिक्यूली का फिर एक बंडल बनता है, उसे बोलते हैं ये फेसिक्यूली के बंडल को मांसपेशी। और मांसपेशी का जो बाहरी आवरण जो होता है उसे बोलते हैं ये फेशिया। तो ठीक वैसे ही आपके नोट्स में ये 2-4 नाम दिए हुए हैं। जैसे अपने पढ़ रहे थे कोशिका में साइटोप्लाज्म, कोशिका का द्रव्य जो था उसे क्या बोल रहा था, साइटोप्लाज्म। ठीक है, और अब इसमें अब मांसपेशियों में जो द्रव्य पाया जाएगा, यानी कि मांसपेशियों की कोशिका में जो द्रव्य पाया जाएगा उसे क्या बोलेगा, ये सार्कोप्लाज्म बोलेगा। ठीक है, और ये जो मायोफाइब्रिल जो है, इसके ऊपर बाहरी परत जो होती है, इसको ये बोलता है ये सार्कोलेमा, लेप किया हुआ लेमा है, सार्कोलेमा। ये कहानी है क्या, थोड़ा सा इसको देख लीजिए, थोड़ा सा ही, मतलब मैं आज हल्की हल्की चर्चा करूंगा, काल दवाई दूंगा टिका के। आज पहला ही दवाई ज़्यादा हो रही है, मंठा है पाचन तंत्र के कारण, इसको थोड़ा सा देखिएगा। ये बड़ा भाग जो है, इस बड़े भाग को, इस पूरे भाग को अगर मैं बात करूं तो इसे बोलता है ये मांसपेशी। मांसपेशी जो है वो छोटे छोटे बंडल से बनी हुई है, इस बंडल को बोलता है ये फेसिकल्स या फेसिक्यूली। यानी कि इसमें ये जो छोटे छोटे बंडल है, उसको एक को बाहर निकाल दिया इसने। ये बंडल का समूह जो है ये तो है मांसपेशी, इस बंडल के समूह में एक बंडल को बाहर निकाला, इसे बोल रहा है ये फेसिकल्स। इस फेसिकल्स में भी मायोफाइब्रल है, ये मायोफाइब्रल मांसपेशीय तंतु जिसको बोलते हैं मांसपेशीय तंतु। अब इस बहुत सारे मांसपेशीय तंतु मिलकर के निर्माण करते हैं फेसिकल्स का, फेसिकल मिलकर निर्माण करते हैं मांसपेशी का। अब इसमें से भी अगर मैं एक को बाहर निकाल दूं तो ये मांसपेशीय तंतु जो फाइबर्स से मिलकर के बने हुए हैं, यानी कि यहां पर है एक्टिन और मायोसिन, जो नाम आप पढ़ते हैं एक्टिन और मायोसिन। ठीक है, ये थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना है अपने को। तो इसी के आधार पे ये चीजें चलेगी। देखिएगा, फेशिया सबसे ऊपरी आवरण, यानी कि मांसपेशी का ऊपरी परत जो होती है उसे क्या बोलता है, ये फेशिया बोलता है।
मांसपेशी को ढकने का काम करता है मांसपेशी का आवरण। जैसे अपनों ने पढ़ा मस्तिष्क का आवरण, मस्तिष्क का आवरण तो अभी तक पढ़ा नहीं। हृदय का आवरण पेरिकार्डियम, आमाशय का आवरण पेरिरोनियम पढ़ा था, ठीक है। तो ठीक वैसे ही ये मांसपेशी का आवरण जो है वो फेशिया है, ढकने का काम कर रहा है फेशिया। उसके बाद में देखिए एपिमाइसियम, मांसपेशी आवरण फेशिया जो है उसके नीचे की परत की बात कर रहा है। इसको थोड़ा सा देखिएगा, ऊपरी जो लाल परत नजर आ रही है उस पर बात कर रहा है ये फेशिया। उसके नीचे जो ये थोड़ा सा नीला सा गोल घूम रहा है उसकी ये बात करेगा, ये एपिमाइसियम। जैसे अपने पढ़ रहे थे हृदय जो है, हृदय की बाहरी परत पेरिकार्डियम, फिर मायोकार्डियम, फिर एंडोकार्डियम, फेशिया, एपिमाइसियम, फिर एंडोमाइसियम, ठीक है। ये देखिएगा, सॉरी एंडो नहीं, पेरीमाइसियम अभी आएगा, आगे देखिएगा। फेशिया, एपिमाइसियम, पेरीमाइसियम। उसके बाद में देखिएगा फेसिकल्स। कहने का मतलब ये जो इसमें एक बंडल बाहर निकाल दिया इसको क्या बोल रहा है, ये फेसिकल्स। तंतु जो है मांसपेशीय तंतु या मायोफाइब्रिल जिसको अपने बोल रहे हैं, उसका समूह जो है वो क्या कहला रहा है, फेसिकल्स कहला रहा है। उसके बाद में देखिएगा पेरीमाइसियम। अब ये जो फेसिकल्स तंतु जो है इसका जो आवरण, यानी कि अब एक तो आवरण ये था, इसे तो क्या बोला अपनों ने, बाहरी आवरण को फेशिया। इसके अंदरूनी आवरण को क्या बोला अपनों ने, एपिमाइसियम। फिर ये जो बंडल अपने बाहर निकाला इसके ऊपर का जो आवरण है इसको ये क्या बोल रहा है, पेरीमाइसियम बोल रहा है। मैं इसलिए इस पूरे पेज को ही स्क्रीनशॉट लेकर के यहाँ पे लगा के लेके आया हूँ। आपके नोट्स में ऐसे का ऐसा ही भी मैं बताने को आपको अलग अलग वैसे ही बता दूंगा, लेकिन इसके हिसाब से समझाना जरूरी है और बहुत हार्ड काम है भाई। सबसे मुश्किल टॉपिक है ये अपने, अगर बात करें एनाटॉमी में तो मांसपेशी, ठीक है। वैसे आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ आसान है, बिल्कुल आसान है। टाइम ज़्यादा हो गया, जल्दी देखो, ठीक है। ये एंडोमाइसियम यानी कि मायोफाइब्रिल का आवरण, ठीक है। अब मायोफाइब्रिल क्या है, अब इसमें देखिएगा यहां के बाद में एक और ये जो भाग निकला हुआ है इसे बोल रहा है ये मायोफाइब्रिल। इसके आवरण को क्या बोल रहा है, ये एंडोमाइसियम बोल रहा है, ठीक है। अब मैं आपको अगर बताना चाहूं, ये नाम यहां तक की जो बातें हैं ये चीजें आपको याद रखनी ही रखनी है। इसके बाद में ना इस मांसपेशी के टॉपिक में लास्ट में एक लिखा हुआ है, मेरा एक टॉपिक लिखा हुआ है, 7-8 पैराग्राफ हैं वहाँ पर, 2-4 पैराग्राफ हैं, मतलब 1.5 लगभग पेज को टॉपिक है, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, ठीक है। वो जो काम है वो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ग्रेड के हिसाब से है, आपको देखने की आवश्यकता नहीं। वो इसलिए लिखा हुआ है, कई थारबरगा हुआ है जगह अड़बादी जगह गोचा करा है, गुरु जी ओ किया हुआ है, ओ किया हुआ है, तो भी खतरा है बाचीज बा भी दवाई दे देंगे आप, और वो उसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है अपने को। मतलब जो फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम अभी कल भर्ती आई है 73 पोस्ट एमपीएड किया हुआ है, फर्स्ट ग्रेड का कोई एग्जाम या नेट का एग्जाम दे रहा है तो वो जरूर पढ़ेंगे अपने, ठीक है। हाँ सेकंड ग्रेड तक आपको इतने से काम चलेगा। थर्ड ग्रेड तक की बात करूं तो जो मैं सीधा सिर्फ बता रहा हूं कि भी ये बंडल है और इसको ये कह रहा है, उतने से भी काम चल जाएगा। लेकिन अपने सेकंड ग्रेड के हिसाब से चल रहे हैं तो इतना आपने को पढ़ना है, ठीक। तो उसके बाद में देखिए मायोफाइब्रिल जो है, तंतुओं का समूह जो है वो मायोफाइब्रिल कहलाता है, यानी कि इसके अंदर जो तंतुओं का जो समूह है उससे बन रहा है मायोफाइब्रिल। अब इसको आप यूं समझिए, मैं इसको समझाने के लिए एक उदाहरण दिया करता हूं। आर्मांडर बोलते हैं एक बड़ी केबल जो आती है ना, बड़ी केबल, आजकल क्या है तारों से बिजली चोरी करने के लिए एक बड़ी केबल बिछाई जाती है, रबड़ वाली। अब उसके अंदर क्या होता है, बड़ी केबल के अंदर आगे 5-7-10 तार होते हैं, उनके ऊपर भी रबड़ का लेप होता है। अब उनके अंदर एक तार को अगर अपने खोलें तो उनके अंदर भी छोटे छोटे तांबे के तार होते हैं। तो ठीक वैसी ही संरचना ये है। सबसे बड़ी केबल की मैं बात करूं तो सबसे बड़ी वाली बात है ये मांसपेशी, और इसके ऊपर जो रबड़ का आवरण जो है इसे बोल रहा है ये फेशिया। उसके अंदर फिर वो 5-10 तार हैं, उनके ऊपर रबड़ लगा हुआ है, यानी कि उसको ये क्या बोल रहा है, फेसिकल्स। और फेसिकल्स का जो आवरण है उसे क्या बोल रहा है, फेसिकल्स का आवरण जो है ये देखिएगा, ये पेरीमाइसियम, ठीक है। अब उसके बाद में फेसिकल्स के आवरण के बाद में अगर मैं बात करूं, फिर उसमें फिर एक तार निकलती है। वो एक अकेली तार है, एक नहीं बनी हुई, एक तो तार हुआ एकली हुआ तांबे की, एक तार हुआ तारा बहुत सारी छोटी छोटी तारा हुआ है। ठीक वैसे ही यहां पर क्या होता है, इस मायोफाइब्रिल निकलता है इसके अंदर से। उस मायोफाइब्रिल में क्या होता है, बहुत छोटे छोटे तंतु होते हैं, छोटे छोटे तारों से मायोफाइब्रिल बन रहा है।
मांसपेशीय तंतु से मायोफाइबर बनता है, मायोफाइबर से फेसिकल्स या फेसिक्यूली बनता है, फेसिकल्स या फेसिक्यूली के समूह से क्या बनता है, मांसपेशी बनती है। मैं सिर्फ आपको इतना समझाना चाह रहा हूं, ठीक है, तो ध्यान रखना। अब देखिएगा ये जो अंतिम भाग जो है, इसी में ही एक बात आएगी कि ये इसमें एक्टिन और मायोसिन होते हैं जो कि आपस में संकुचित होने पे एक दूसरे पे स्लाइड करते हैं। असल में एक्टिन जो है वो स्लाइड करता है, मायोसिन जो है वो वहीं रहता है, और इनके बीच में एक लाइन पाई जाती है जिसको बोलते हैं जेड लाइन, और दो जेड लाइन के बीच मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूं कि थोड़ा सा मोटा मोटा आपके बात डाल सकूं जिससे कल आपकी ये समझ में आ सके, ठीक है। आज इतना लोड मत लेना कि कम समझ में आया या और है, तो मैं सिर्फ आपको ये इतना सा समझा रहा हूं। आप इसको देखिएगा, चित्र आप आगे देखेंगे, इसमें चित्र नहीं है, चलो मैं भेज दूंगा आपको, इसको थोड़ा सा देखिएगा। ऐसे करके ये करता है कि यहां पर ठीक है, यहां पर क्या इसको ये बोलता है एक्टिन, और मैं इसको अलग कलर से बना देता हूं थोड़ा सा, और ये जो लाल आपको नजर आ रहे हैं इसे बोलता है ये मायोसिन। एक्टिन, हाँ जी, हाँ बना हुआ है ना नोट्स में नीचे ये, ठीक है। और इधर जो है ऐसे जैक जैक करके ऐसे लाइन बनी हुई है ऐसे, ठीक है। और इधर बीच में इधर ऐसे लिखा हुआ है एच जोन, इधर लिखा हुआ है जेड लाइन, इधर लिखा हुआ है एक्टिन, ये इधर लिखा है मायोसिन, और इधर जो है इधर ऐसे करके ऐसे, इसे बोलेगा ए बैंड, और यहाँ से ये जो है इसे बोलेगा ये, सॉरी इसे बोलेगा आई बैंड, और इसे बोलेगा ए बैंड। यहाँ लिखे डाए नोट्स का, ठीक है ऐसे कुछ लिखा हुआ है। अब मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ, अपने पढ़ा था ना जो एटीपी भंडारित रहते हैं अपने मांसपेशियों की कोशिकाओं में, वो एटीपी जो होते हैं ना वो इन्हीं के ऊपर, यानी कि इन्हीं के ऊपर ऐसे इस संरचना में, मैं आपको एक चित्र विशेष रूप से अलग से भेजूंगा मैं आपको, आपने जो अगर मुझे व्हाट्सअप कर रखा है ना, इनके ऊपर ऐसे एटीपी रहते हैं, ठीक है। अपने नर्व्स इम्पल्स जनरेट जब होता है ना, जैसे मतलब कहने का मतलब मस्तिष्क से कोई संदेश यहाँ आया, जैसे अपनों ने इच्छा जाहिर की कि मुझे ये हाथ को मोड़ना है, तो ये संदेश जो है मस्तिष्क में उठा भी अपने को हाथ को क्या करना है, मोड़ना है। तो यहाँ से ये संदेश कोई ना कोई तंत्रिका लेकर के आएगी इस मांसपेशी के पास, और इस मांसपेशी का जहाँ पर तंत्रिका के साथ संबंध है, यानी कि जहाँ तंत्रिका इस मांसपेशी से जुड़ी हुई है, वहाँ पर फिर वही एसिटिक कालीन हार्मोन का स्त्रावण करेगी, जिससे कि इस मांसपेशी में क्या होगा, उत्तेजना होगी, और ये जो उत्तेजना होगी उस कारण, यानी कि उस हार्मोन के स्त्रावण के कारण यहाँ पर कैल्शियम आयन जो है वो बाहर आएंगे। अब वो कैल्शियम आयन रोकी एडमो है, ये रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, रसायन हैं, आपस में ये क्रिया कर रहे हैं। मैं आपको एक थोड़ा सा बड़ा चार्ट बना रहा हूँ जिससे कि थोड़ा सा याद रह सके भी कहानी क्या है, थोड़ा समझ में आ सके। ये उन कैल्शियम आयन के बाहर आने के कारण ये जो एक्टिन जो है, एक्टिन और मायोसिन, इनमें भी दो तरह के प्रोटीन आगे पाए जाते हैं, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन, ऐसे लिखा होगा। ये देखो एक्टिन में लाल मायोफिलामेंट होता है, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन पाए जाते हैं। वो कैल्शियम आयन जब आएगा ना तो ये क्या होते हैं, पॉजिटिव रूप से चार्ज हो जाते हैं, वो आपस में एक दूसरे को खींच लेते हैं, यानी प्लस माइनस वाला सिस्टम, जिसकी वजह से ये खिंच जाते हैं। कहने का मतलब ये आप इसको देख रहे हो कंट्रैक्ट और रिलैक्स के हिसाब से, मसल्स का चित्र बनाया हुआ है, और ये एटीपी जो है वो ऊर्जा के रूप में काम आ जाते हैं, यानी कि काम किया और वापस अपनी जगह पे आ गए, एटीपी नष्ट हो जाते हैं। अब जब ये आराम की अवस्था में आएगी मांसपेशी, यानी कैल्शियम आयन वापस अपनी जगह पे चला जाएगा, एटीपी दोबारा से बनेंगे, फिर काम चलेगा, ऐसे चलता है ये काम। तो इसके अंदर मैं आपको सिर्फ इतना सा ही समझाना चाह रहा हूं कि कैसे मांसपेशी बनी हुई है, स्ट्रक्चर ये है, थोड़ा सा बस ये इसके इतना सा पेज आपको याद रख लेना है जिससे कि ये चीज़ आपके समझ में आ सके, ठीक है भी, ये चीज़ मैं आपको बता सकूं। अब ये कह रहा है कि एक्टिन जो होता है, इसको यहां पर देख लीजिए, एक्टिन जो है ये पतला तंतु होता है, हल्के रंग का होता है, ठीक है, और मायोसिन जो है वो
मोटा तंतु होता है, गहरे रंग का होता है। मायोसिन अपनी जगह से नहीं हिलते हैं, मायोसिन वहीं रहते हैं। एक्टिन जो होते हैं वो क्या होते हैं, स्ट्रेच होते हैं, वापस आ जाते हैं एक दूसरे के ऊपर। एक्टिन जो है वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर जाते हैं, यानी कि मायोसिन के ऊपर स्लाइड कर जाता है। ठीक है, जब ये करेगा ना, स्लाइड करेगा, यानी कि उस समय ये क्या, एच जोन गायब हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, बिल्कुल नजर ही नहीं आएगा, ये इसके नजदीक आ जाएंगे। जेड लाइन का मतलब एक जेड लाइन से दूसरे जेड लाइन की बीच की दूरी जो है, यहां पर एक शब्द आता है सार्कोमियर। ये कहानी मैं इसलिए बता रहा हूं इस सार्कोमियर के लिए, जैसे इन शब्दों के लिए मैं ये कहानी बता रहा था, वैसे इस शब्द के लिए मैं ये कहानी बता रहा हूं आपको। ये शब्द जो है, जैसे अपने पढ़ा, लीवर जो है उसकी मुख्य कोशिका जो काम कर रही थी, अभी अभी पढ़ा आपने, हिपैटिक सेल पढ़ा था, उसी के नाम पे हिपैटोलॉजी कहलाया उसका अध्ययन। ठीक वैसे ही ये जो मांसपेशी जो है ना, इसकी क्रियात्मक इकाई की अगर मैं बात करूं, यानी काम, फंक्शनल यूनिट कौन कर रहा है, तो सार्कोमियर कर रहा है। यानी कि इनके बीच में, इस जेड लाइन से इस जेड लाइन के बीच में ही कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है। यानी कार्य करने वाला काम कौन कर रहा है। जैसे मैं कहूं कि शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई, यानी संरचनात्मक जिससे बना है, क्रियात्मक यानी कि जो काम कर रही है, क्या है, सेल है, कोशिका है। ठीक वैसे ही मांसपेशी जो है उसकी अगर मैं कहूं संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई, क्रियात्मक इकाई अगर मैं कहूं तो सार्कोमियर, क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई दोनों में ही सार्कोमियर। लेकिन संरचनात्मक में कई बार सार्कोमियर ना आकर के वहां पर आ जाता है मायोफाइब्रिल, यानी कि ये सार्कोमियर जो है वो पाया तो इसी के बीच में जा रहा है, मायोफाइब्रिल के ही आगे छोटे भाग हैं ये। तो संरचनात्मक इकाई आए और ये अगर ऑप्शन में ना हो, ये ऑप्शन में हो तो इसी को बोलना है संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई सार्कोमियर। अगर ये ऑप्शन में ना हो तो फिर मायोफाइब्रिल पे जाएंगे आप। मांसपेशीय तंतु बोल दें या मायोफाइब्रिल बोल दें, एक ही बात है, वो काम कर रहे हैं, उसी से संरचना बनी हुई है, उसी से मांसपेशी बनी हुई है। मैं सिर्फ आपको इतना समझाना चाह रहा हूँ, इतो थोड़ा सा समझ गया तो बताओ, बाकी काल करांगा आप, कोई दिक्कत को नहीं। इतना सा थोड़ा सा दिमाग में इसको लेके आना आप, ठीक है। और इतनी सी चीज़, यहाँ तक की जो चीज़ है ये आप जरूर पढ़ के आना कल, तभी बातें आगे समझ में आएगी, वरना नहीं आएगी, ठीक है। हाँ, इतनी जरूर चीज़ें पढ़ के आना भाई।